कार्तिक सर आवाज येतोय माझा? येतोय सर. हो. So guys, first of all, I am welcome to all of you, the future engineers of our country, all my engineers group. I welcome all of you in today's webinar. That is a secure step navigating a B.Tech admission safely for a 2023 admission process of B.Tech by MST CET Cell. This webinar is presented by Engineers Group and associated with digital and social media partner Blue Paper Media. So guys, I am welcome all of you. So आज या वेबिनार मध्ये मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो, तुम्ही या वेबिनारला आले आहात. त्याच्यानंतर सर्वांचे स्वागत देखील करतो. होपफुली जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्स सोबत जर या वेबिनारला जॉईन राहिलात तर खूप चांगलं होणार. सो आय थिंक तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्स सोबत या वेबिनारला जॉईन झाले असणार. या वेबिनार नंतर तुम्ही एक ऍडमिशन प्रोसेस बीटेकची जी ऍडमिशन प्रोसेस असते नेमकी कशी असते, त्यामध्ये कोणते तुम्हाला काय स्टेप्स असतात, काय काय फेस करावं लागतं येणाऱ्या टायमिंग मध्ये, ते तुम्हाला इन डिटेल मध्ये या वेबिनार थ्रू तुम्हाला सर्व कळणार. सो आजच्या वेबिनार मध्ये इथून तुमचे जे 120 मिनिट म्हणजे 2 तास आहे तुमच्या लाईफची एक चेंजिंग म्हणू शकतो आपण त्याला, लाईफ चेंजिंग 120 मिनिट्स आहे. सो आय थिंक तुम्ही सर्वांनी पीसफुली ऐका. तुमचे जे काही डाऊट्स आहे लास्ट मध्ये आपण एक डाऊट सेशन घेणार आहोत, ज्यामध्ये डाऊट सेक्शन मध्ये तुम्ही त्या सेगमेंट मध्ये कुठले तुमचे डाऊट्स तुम्ही आम्हाला विचारू शकतात. आमची टीम पूर्णपणे त्या डाऊटला सॉल्व्ह करण्याचा 100% बेस्ट देऊन प्रयत्न करेल. सो टुडे स्पीकर ऑफकोर्स मिस्टर अजिंक्य सुपारे, co-founder of Engineers Group. Then Mr. Saurav Mahajan sir, co-founder of Engineers Group, and Mr. Ishwar Modak sir, चीफ ऑफ इंजिनियर स्टुडंट गायडन्स सेक्शन. जे आपलं व्हॉट्सअप ग्रुप वगैरे रन होत आहे, तुम्ही या तिघांना देखील ओळखत असाल. मोस्टली सर्व अजिंक्य सर आणि सौरभ सर यांच्या अंडरमध्ये जो तुम्हाला एक प्रॉपर गायडन्स देण्याचं आहे, जे तुमचे टेलिग्राम चॅनल असेल, व्हॉट्सअप ग्रुप असेल, ज्यामध्ये जे तुमचे जे आमचे इंजिनियर्सचे मेंबर्स आहेत तुम्हाला कंटिन्युअसली हेल्प करत आहेत, ते सर्व जे ज्यांच्या गायडन्समुळे आज पॉसिबल होत आहे ते म्हणजे ईश्वर मोदक सर. कंटिन्यू या ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये तुम्हाला आता राऊंड फर्स्ट ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, त्याच्यानंतर पूर्ण ऍडमिशन प्रोसेस टिल तुम्ही कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा इंजिनिअरिंग कंटिन्युअसली हे तुमचे जे स्पीकर्स आहे आजच्या प्रोग्रामचे तुम्हाला कंटिन्युअसली हेल्प करत जाईल. तो सर्वप्रथम मी माझं इंट्रोडक्शन देतो. मी अजिंक्य सुपारे, को फाउंडर ऑफ इंजिनियर ग्रुप. सो बेसिकली आजच्या प्रोग्राम मध्ये थोडं इंट्रोडक्शन देण्याचं काम करत आहोत, ज्यामध्ये बद्दल आणि आमच्या कार्याबद्दल आणि वेबिनार्सची डिटेल्स तुम्हाला थोडक्यात देणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजिनियर्स काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे की इंजिनियर्स तुम्ही आतापर्यंत आमच्या कार्यावरून तुम्हाला माहिती कळलं असेल की एक्झॅक्टली इंजिनियर्स काय करत आहे. सो बेसिकली तुमचे कॉल्स असो की आम्हाला या ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये तुमची कंटिन्युअसली हेल्प असो, आम्ही कंटिन्यू करत आहोत आणि हे लास्ट 3 इयर्स पासून आमचं कंटिन्युअसली सुरू आहे. सो इंजिनियर्स ग्रुप आम्ही हा महाराष्ट्रातल्या इंजिनियर्सचा एक इंजिनियरचे जे पास आउट झालेले इंजिनियर्स आहे, जे सध्या इंजिनिअरिंग परस्यू करत आहे, अशा स्टुडंट्स आणि इंजिनियर्स ऍस्पिरंट्स यांचा एक सहभागी करून एक ग्रुप आहे, जो इंजिनियर्सच्या डेव्हलपमेंटसाठी आणि फ्युचर इंजिनियर्सच्या हेल्पसाठी काम करतो. ज्यामध्ये आमचे जे इंजिनियर्स जे मेंबर्स आहेत ते एक रेप्युटेटेड कॉलेजेस जे ऑल ओव्हर महाराष्ट्र लाईक सीयूपी, गव्हर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र अँड अदर कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र मधून आहेत. जे रेप्युटेटेड कॉलेजेस आहेत त्यामधून इंजिनियर्स पास आउट झालेले आहेत आणि काही परस्यू करत आहेत त्यांचं बीई बीटेकची डिग्री. सो ते तुम्हाला कंटिन्युअसली या प्रोसेसमध्ये हेल्प करत राहणार. सो लास्ट इयर आम्ही सेम प्रोग्राम रन केला होता, ज्यामध्ये 900हून जास्त विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये आम्ही कंटिन्युअसली हेल्प करत होतो. असेच आमचे वेबिनार कंटिन्युअसली चालू होते,
ज्यामध्ये आम्ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू स्पॉट राउंड पर्यंत कंटिन्युअसली हेल्प करत होतो. या इयरची आपण असेच वेबिनार या आधी देखील एक वेबिनार घेतलेला आहे आणि कंटिन्यू ऍडमिशन प्रोसेस भर तुम्हाला हा आमचा एक हेल्प आणि कंटिन्यू आमची एक तुम्हाला एक सपोर्ट राहणार आहे. असेच आपण पुन्हा जर वेबिनारची गरज पडली तर नक्की आपण वेबिनार अरेंज करत राहू. सो बेसिकली आमचे जो एम आहे तो आहे तुम्हाला हेल्प करणं. सो कोणताही इंजिनियर कोणताही स्टुडंट जो सीईटी ऍस्पिरंट आहे यांनी सीईटी जस्ट क्रॉस केलेली आहे, त्या स्टुडंटला ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम व्हायला नको आणि त्यांना सॉरी त्यांना काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत तर त्यांना कसं फेस करायचे आहे, कोणते इश्यूज येत आहेत, कोणते फ्रॉड्स होतात त्यांच्यासोबत, हे सर्व त्यांना क्लिअर करणं हे आमचं काम, आम्ही आमचं कर्तव्य असं समजतो. एक भारताचा जागरूक नागरिक आणि एक भारताचा फ्युचर इंजिनियर म्हणून आम्ही तुम्हाला हेल्प, पुढच्या इंजिनियर्सला हेल्प करण्यासाठी हा जो इंजिनियर्सचा जो प्रोग्राम आहे तो आम्ही इंजिनियर्स काउन्सिलिंग प्रोग्राम आणि इंजिनियर्स काउन्सिलिंग ग्रुप हा कंटिन्युअसली लास्ट 3 इयर्स पासून या कामात आहे आणि कंटिन्युअसली स्टुडंट्सला हेल्प करत आहे. ज्यामध्ये आम्ही कॉलेजेसचे मुलांना कॉलेजेस इन्फॉर्मेशन एक जेन्युइन रित्या कशी कॉलेजची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला वेबसाईटवर मिळते. काही जे वेबसाईट्स आहे लाईक तुम्ही नाव नाही घेत बट जी कॉलेजेसची वेबसाईट्स आहेत ते थोडे कॉलेजेसने पैसे वगैरे देऊन थोडं त्यांचे जे पॉईंट्स आहेत स्टार्स आहे असे वाढवले राहतात. बट एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ज्या विद्यार्थ्याकडे जो ऍडमिशन तिथे घेत आहे त्याच्याकडनं पोहोचलं पाहिजे, यासाठी आमचे जे इंजिनियर्सचे मेंबर्स आहे प्रत्येक कॉलेजेस मधून आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक स्टुडंटचा आम्ही इन्फॉर्मेशन घेतो, त्यांच्या ऑफिशियल वेबसाईटचा विचार करतो, त्यानंतर तिथे पास आउट जे अॅल्युमिनीज आहे सर्वांचा विचार करून आम्ही कॉलेजेसची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो, जेणेकरून जे मुलं आपले इंजिनियर्स म्हणजे जे फ्युचर इंजिनियर्स आहे त्यांना हेल्प व्हावी. सो बेसिकली इंजिनियर्स काउन्सिलिंग इंजिनियर्स ग्रुप हा कंटिन्युअसली तुम्हाला आज मीन्स तुम्ही सीईटी ज्या इयरला तुम्ही सीईटी देत आहात तेव्हापासून तर तुमच्या येणाऱ्या 4 वर्ष म्हणजे इंजिनिअरिंगच्या 4 वर्ष तुम्हाला कंटिन्युअसली हेल्प करणार आहे. सो आमचा बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम असो किंवा काही प्रोग्राम्स असो आम्ही कंटिन्युअसली रन करत राहतो. सो एक आमचा एकच गोल आहे सर्व इंजिनियर्सचा, जो मीन्स इंजिनियर्स गोल, अवर ड्रीम टू कनेक्ट विथ इंजिनियर्स अँड फोकस टू द प्रोग्रेस ऑफ ईच अँड एव्हरी वन ऑफ इंजिनियर्स. सो दिस इज अ ग्रुप बाय इंजिनियर्स फॉर इंजिनियर्स. सो बेसिकली तुम्ही आता इंजिनियर आहात, तुम्ही इंजिनियर बनण्याचं स्वप्न जरी बघत आहात तर तुम्ही बेसिकली इंडियाचे फ्युचर आहात. सो इथून तुम्हाला पुढे कंटिन्युअसली हेल्प करणं ही ऍज अ इंजिनियर म्हणून माझी आणि माझ्या संपूर्ण टीमचं एक कर्तव्य म्हणून आम्ही पाळणार आहोत. सो बेसिकली प्रोग्राम म्हणजे जो आज वेबिनार आहे लाईक सिक्युअर स्टेप्स मीन्स बेसिकली काय आहे, मीन्स तुम्हाला काय या वेबिनार थ्रू मिळणार आहे. थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर तुम्हाला यामध्ये तुम्ही जी बीई बीटेक ची ऍडमिशन घेणार आहात, जी सीईटी आणखी देखील सीईटी सेलनी डेट्स आपल्याला दिलेल्या नाही आहेत, बट इथून 2 ते 3 दिवसांमध्ये आपल्याला डेट्स मिळणार. सो ते कसे डॉक्युमेंटेशन प्रोसेससाठी रिक्वायर आहेत. जर तुम्ही जनरल कॅटेगरीचे स्टुडंट आहात, जर तुम्ही रिझर्व्ह कॅटेगरीचे स्टुडंट आहात, तर तुम्हाला कोणते डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत, ते डॉक्युमेंट कशी इश्यू होतात आणि त्याची कोणती स्टेप्स आहेत, काय फॉलो तुम्हाला करावं लागणार आहे, कोणत्या चुका स्टुडंट्स कडून होतात, जसे की स्टुडंट्सचे नेम्स मध्ये करेक्शन्स राहतात, एरर्स राहतात, ते करेक्शन्स करावे लागतात. काही मुलांनी आणखी देखील आधार कार्ड अपडेट्स नाही केलेले आहेत. अशा बेसिक ज्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला फॉलो करायचे आहेत थ्रू आउट द प्रोसेस. त्यानंतर एक सर्वात इम्पॉर्टंट असते की पासपोर्ट साईज फोटो तुम्ही सीईटी ला वेगळ्या देतात, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसच्या वेळेस वेगळ्या देतात, एफसी सेंटरला ज्यावेळेस व्हिजिट करतात तेव्हा वेगळ्या देतात. त्यामुळे काय होतं तर तो एक बॅड आणि झालं असं नसतं. तर रजिस्ट्रेशन नंतर तुम्हाला एफसी सेंटरला
स्क्रुटिनी मेथड असतो. एफसी सेंटर मधून तुम्हाला व्हेरिफिकेशन जावं लागतं एफसी सेंटरला. तिथे ऑफलाईन व्हेरिफिकेशन करावं लागतं. त्याच्यानंतर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर की तुम्ही जे अपलोड करत आहात डॉक्युमेंट, ते सर्व डॉक्युमेंट्स तुम्हाला ऑफलाईन ऑफलाईन एफसी सेंटरला जाऊन, त्याला फॅसिलिटेशन सेंटर म्हणतो, फॅसिलिटेशन सेंटरला जाऊन तुम्हाला ते व्हेरीफाय करावे लागतात. ह्या सर्व जे स्टेप्स आहेत त्यामुळे काही मुलांच्याकडून खूप काही चुका होतात, ज्यामुळे फॉर्म रिजेक्ट होतात. आणि फॉर्म रिजेक्ट झाल्यानंतर तो कॅन्डिडेट आहे तो पर्टिक्युलरली स्ट्रेस मध्ये येतो. तर ते सर्व नाही व्हायला पाहिजे. या वेबिनारचा हाच एक मोटिव्ह आहे की तुम्हाला सर्व गोष्ट आधीच माहिती आणि क्लिअर असलं पाहिजे. त्यानंतर तो तिसरा मुद्दा म्हणजे सर्वांचा एकच मेसेजेस येत होते आम्हाला कंटिन्युअसली, दादा ऑप्शन हवाय, प्रिफरन्स लिस्ट हवाय, कॉलेजेस कसे होणार, दादा मला 77% आहे सर, मला 30% आहे, तर मला कोणते कॉलेजेस लागणार. तर बेसिकली तुम्हाला आम्ही कॉलेजेसची लिस्ट तर नाही, तर किंबहुना आजच्या या सेशन मध्ये तुम्हाला इतकं कळेल की तुम्हाला कशी प्रेफरन्स लिस्ट बनवायची आहे. आणि त्याच्या आधी तुम्हाला एक सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे हे प्रेफरन्स लिस्ट तुम्ही बनवता, त्यानंतर फ्रॉड सायबर कॅफेमध्ये तुम्ही ज्यावेळेस ही प्रेफरन्स लिस्ट फिलअप करता त्यावेळेस ते कसे फ्रॉड करतात. त्यानंतर तुम्ही काही कॉलेजेसमध्ये जातात, मी सर्व कॉलेजेसला म्हणत नाहीये, काही कॉलेजेसमध्ये जातात ज्यावेळेस तुम्हाला कोणता फ्रॉड फेस करावा लागतो, कोणते इश्यूज फेस करावे लागतात, जेणेकरून तुमची प्रेफरन्स लिस्ट तुम्ही सिलेक्ट केलेली कशी चेंज होते, हे सर्व आम्ही तुम्हाला सांगू. कसे तुम्हाला इन्फ्लुएन्स करतात टीचर्स और एफसी सेंटर्स मध्ये, काही काही एमसी सेंटर्स मध्ये, सर्व एफसी सेंटर्स मध्ये नाही. सो बेसिकली हे सर्व तुम्हाला आजच्या वेबिनार नंतर कळणार. आणि त्यानंतर एक सर्वात मोठं म्हणजे तुम्हाला एक सरप्राईज आहे आजच्या वेबिनारच्या एंड मध्ये. सो बेसिकली तुम्हाला आजच्या सर्व एंड पर्यंत तुम्हाला हा वेबिनारला अटेंड करायचा आहे. आणि कळेलच तुम्हाला कोणतं आज आम्ही तुम्हाला एक सरप्राईज देणार आहोत. सो माझा जेन्युइन तुम्हाला सर्वांना एक क्वेश्चन आहे, तुम्ही रेडी आहात का? रेडी आहात? तुम्ही ज्यावेळेस सीईटी दिली, सीईटीचे रिझल्ट आले आणि तुम्ही आता इंजिनिअरिंगच्या प्रोसेस, ऍडमिशनच्या प्रोसेसचा वेबिनार बघत आहात, तर मी समजू शकतो माझ्या एंडवर की तुम्ही रेडी आहात. तुम्ही इंडियाचे फ्युचर बनायला 100% रेडी आहात. आणि एक इंजिनियर म्हणून इंडियाला कशी डेव्हलपमेंट, आणि सॉफ्टवेअर इंजिनियर झाले की अदर फील्ड कोर्स सेक्टरचे इंजिनियर झाले, कसे इंडियाला सोबत डेव्हलप करूया आणि इंडियाला एक ग्लोबली स्टेबलाइज करूया, या of Engineers Group, and welcome all of you in today's webinar on behalf of my all engineers group. So let's begin the webinar. First of all, I'm introducing our today's sir. He's basically the engineers head of engineers student group section, and currently he is pursuing his BTech, and his experience from last 2 years is helping the students in the counseling process. So I request to Ishwar sir, they can start the webinar, sir. Hello Ishwar sir. Okay. Hello Ishwar sir. Okay sir, you can start. हाँ थोड़ा सेंटेंस इशू होता, सॉरी. Okay sir, go. हाँ एक हो सर. So guys, Ishwar sir तुम्हाला ऍडमिशन कशी होतो, ऍडमिशन प्रोसेस कशी राहते, डॉक्युमेंट्स कोणते रिक्वायर्ड आहेत, तुमच्या कॅटेगरी वाईज रिझर्व कॅटेगरीसाठी कोणते डॉक्युमेंट्स तुम्हाला लागणार आहेत ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये. बिकॉज तुम्हाला एक जरी डॉक्युमेंट नसेल तर तुमची ऍडमिशन देखील कॅन्सल होऊ शकते. तर पर्यायी त्या डॉक्युमेंट्स कोणते आहेत तर तुम्हाला क्लिअर असणं हे सर्व टोटली ऍज अ ऍडमिशन प्रोसेसच्या आधी तुम्हाला माहिती असणं खूप चांगली गोष्ट आहे. सो ही क्लिअर करण्यासाठी ईश्वर सर तुम्हाला टोटली आज येणाऱ्या काही वेळांमध्ये गाईड करेल. हेलो. हेलो अजय सर. ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट जो फॅक्टर असतो तो म्हणजे डॉक्युमेंटचा. ऑफकोर्स जर डॉक्युमेंट कोणाकडे कमी असते, कधी जास्त
डॉक्युमेंट्स कमी असल्यामुळे खूपदा आम्ही असं लास्ट इयरला फेस केलेली आहे. ती म्हणजे गोष्ट ऍडमिशन कॅन्सल होण्याची. तुम्ही स्क्रुटिनीमध्ये डॉक्युमेंट्स मध्ये तुम्ही रिसिप्ट लावता, बट ऍट द एंड ऑफ द ज्यावेळेस तुम्ही ऍडमिशन करायला जातात त्यावेळेस तुमच्याकडे ती डॉक्युमेंट प्रेझेंट नसते. त्यामुळे तुम्हाला खूप मोठा जो प्रॉब्लेम आहे तो फेस करावा लागतं. ते कसं आधी तुम्हाला सर्व कळायला हवं. सो बेसिकली ईश्वर सर तुम्हाला या येणाऱ्या टाइम मध्ये या काही वेळांमध्येच तुम्हाला पूर्ण एक्सप्लेन करणार. बेसिकली तुम्हाला जी सीट रिझर्व सीट लागलेली आहे ती कंटिन्यू राहायला पाहिजे. त्यानंतर तुमची जी ऍडमिशन जे तुम्हाला कॉलेज अलॉट झालेलं आहे, जे रिझर्व कॅटेगरी मधून अलॉट झालेलं आहे, तेच तुम्हाला राहायला हवं. बिकॉज समटाइम्स असं होतं की कॉलेजेस ऍडमिशन कॅन्सल करतात, नाहीतर काही कॅन्डिडेट जे रिझर्व कॅटेगरीचे आहेत ते जे अफोर्ड नाही करू शकत ती फीज, ती कॅटेगरीमध्ये जी बेनिफिट्स आहेत ते त्याला मिळत नाही. सो अशा वेळेस त्यांची ऍडमिशन ही टोटली तुमची जी ऍडमिशन आहे ती टोटली ओपन मध्ये चेंज होते. सो यानंतर ईश्वर सर गाईड ईश्वर सर. Hello. Ajinkya sir, am I audible? Ajinkya, sir, hello. Yes, sir, you are audible. You can proceed now. Okay, so my name is Ikar Mudak. So I am going to tell you about some information of CA registration process. तर बघा, सगळ्यात आधी आपलं जे ऍडमिशन प्रोसेस आहे ती मी तुम्हाला पहिले एक समजून सांगतो आणि त्याच्यानंतर एक डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन काय राहते, डॉक्युमेंट्स काय राहतात हे त्याच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये घेऊ. सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला एक ऍडमिशन प्रोसेसचा एक ओव्हरऑल आयडिया देतो कसा असते आणि ऍडमिशन प्रोसेस कशा प्रकारे कॅरी फॉरवर्ड केल्या जाते सीईटी सेल थ्रू, ते तुम्हाला सांगणार मी आता. तर ऍडमिशन प्रोसेस ही सर्वात आधी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेसने सुरू होते. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस म्हणजे तुम्हाला आपली जी कॅप राऊंड आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला बसायचं आहे की नाही याच्यासाठी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस राहते. ऍक्च्युली तुमचा सगळ्यांचा सध्या रिझल्ट लागला आहे सीईटीचा. तर असं नसते की प्रत्येक व्यक्ती जो आहे तो कॅप राऊंड साठी अप्लाय करतोच. काही व्यक्ती असे आहेत जे बीएससी घेतात, काही लोक असे आहेत ज्यांना मेन्स थ्रू चांगले कॉलेज लागतात तर ते वाले कॉलेजेस घेतात. काही व्यक्ती असे राहतात की ज्यांना दुसरं काहीतरी करायचं राहते किंवा मग त्यांनी एक सहज दिली असते सीईटी, ते लोक असतात. तर हे सगळे लोक मायनस होऊन म्हणजे कट होऊन फक्त जे शेवटचे लोक राहते ज्यांना कॅप राऊंड साठी अप्लाय करायचं आहे तेच लोक रजिस्ट्रेशन भरतात. रजिस्ट्रेशन फीज ही वेगळ्या वेगळ्या दोन याच्यामध्ये राहते. जनरल कॅटेगरीसाठी एक रजिस्ट्रेशन फी राहते आणि ओबीसी कॅटेगरीसाठी एक वेगळी रजिस्ट्रेशन फी राहते. तुम्हाला रजिस्ट्रेशन फी पे करावं लागेल जेव्हा तुम्ही रजिस्टर कराल तेव्हा. आणि त्याच्यानंतर एक जस्ट अ सेकंड. ओके ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, ठीक आहे. कॅरी फॉरवर्ड करूयात ना. तर रजिस्ट्रेशन फीज ह्या जनरल कॅटेगरीजची आणि एक रिझर्व कॅटेगरीजची राहते. आता तुम्हाला याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन करताना तुम्हाला तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आहे ते एकदा ऑनलाईन अपलोड करावं लागतात. सीईटीच्या साईटला ते देतात तुम्हाला, एक टाइम स्पॅन दिला जातो. त्या टाइम स्पॅन मध्ये तुम्हाला ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावं लागते आणि तुमचे डॉक्युमेंट्स फिल करावं लागतात तिथे. रजिस्ट्रेशन प्रोसेसचा टाइम एक 8 ते 12 दिवसाचा दिला जातो. तर ही रजिस्ट्रेशन सगळ्यात पहिले एक इनिशियल स्टेप आहे तुमच्या ऍडमिशन प्रोसेससाठी. जर का सपोज तुम्ही इथनं रजिस्ट्रेशन करण्यात जर चुकले तर तुमचं पुढे तुम्ही कॅपराऊंड थ्रू नाही करू शकत त्यात पार्टिसिपेट. म्हणून ही एक तुमची इनिशियल स्टेज आहे. इथनं तुम्ही ऍडमिशन प्रोसेसला स्टार्ट करता. ओके. देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नंतर तुम्हाला एक डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनचा एक नंतर एक परत एक टाइम पिरियड मिळतो. तुम्हाला तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आहे, एक सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स आहे रिक्वायर्ड, ते तुम्हाला सांगेल मी याच्या नंतरच्या पार्टमध्ये. एक सेट ऑफ डॉक्युमेंट्सचा ही दिला जातो. ते सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स तुम्हाला एफसी सेंटरला व्हेरीफाय करायचे असतात. एफसी सेंटरचा एक वेगळी लिस्ट येते. एफसी सेंटर तुम्हाला सीईटी सेल थ्रू कळून जातील की हे एफसी सेंटर्स आहे आणि यांना जाऊन तुम्हाला तुमचे डॉक्युमेंट्स एकदा व्हेरीफाय करायचे. म्हणजे तिथे जाऊन तुम्हाला डॉक्युमेंट जमा न करता त्यांना जाऊन तुम्ही ऑनलाईन थ्रू जे डॉक्युमेंट्स तिथे केले आहे अपलोड ते तिथे त्यांना दाखवायचे आणि ते व्हेरीफाय करून घ्यायचे. आणखी एक इन्फॉर्मेशन, जेव्हा तुम्ही रजिस्ट्रेशन करताना तुमच्याकडे सपोज आता एखादा डॉक्युमेंट नसतो, कधी कधी डॉक्युमेंट नाही राहत जो यायचा असतो आपल्याकडे, तर डॉक्युमेंट ते आपण जेव्हा हे अप्लाय करतो डॉक्युमेंटसाठी तर आपल्याला त्याची एक कच्ची रिसीट भेटते. तर तुम्हाला ते रिसीट जी आहे ती तिथे हे अटॅच करावं लागते आणि व्हेरीफाय करताना तुम्हाला तुमचं डॉक्युमेंट दाखवावं लागेल. ही झाली डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची प्रोसेस. तुम्हाला डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय केल्यानंतर एफसी सेंटरकडनं एक लेटर भेटेल. तेव्हा लेटर तुम्हाला जपून ठेवायचं आहे कारण आधी नंतर तुमच्या कामात येईल. डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन नंतरचं जे लेटर राहील ते. डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी पण एक टाइम स्पॅन भेटतो. हा टाइम स्पॅन थोडा रजिस्ट्रेशन पेक्षा कमी राहतो. म्हणून तुमच्या जवळातल्या जवळ तुम्ही एफसी सेंटर जे आहे त्याच्या थोडेसे संपर्कात राहा
आणि लवकरात लवकर आपले डॉक्युमेंट्स पण रेडी ठेवा. कारण की असं राहते रजिस्ट्रेशन नंतर हे सगळे जे स्टेप्स आहे ह्या खूप फास्टली फॉलो होतात. तर तुम्हाला तुमचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते डॉक्युमेंट्सचा एक सेट आणि त्याचे 2 झेरॉक्सचे सेट्स हे नेहमी रेडी ठेवा. कारण की एफसी सेंटर तिथे मग आता जसं तुम्हाला प्रत्येकाला माहिती आहे, की आपल्याला जसे तुम्ही ऍडमिशन करायला जाणार आहे, तर प्रत्येकच जण तिथे ऍडमिशन करायला जाणार आहे. जर सपोज तुमचे डॉक्युमेंट्स नाही राहतील वेळेवर, तर मग तुमचा गोंधळ होईल. तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर एक प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट येते सीईटी सेल कडनं. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट हे याच्या अनुषंगाने येते जे जे मुलं रजिस्टर्ड करतात आपल्या सीईटी सेलच्या कॅप राऊंड साठी जे जे रजिस्ट्रेशन करतात मुलं त्यांच्यासाठी एक प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट राहते. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट म्हणजे तुमचे सध्या फक्त सीईटीचे पर्सेंटाइल झाले. त्याने तुम्हाला हे नाही माहित की तुम्ही स्टेट वाईज म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र स्टेटची एमएससी सीटी आहे त्याच्या वाईज तुमचा रँक किती आहे. आणि ऍक्च्युली तुम्हाला जे तुमचं कॉलेज तुमच्या रँकने मिळत असते पर्सेंटाइलने नाही. तुमचं जे एक मेरिट लिस्ट येईल त्या हिशोबाने तुम्हाला समजेल की तुमचा रँक किती आहे. तर सध्या तुमचं जे काही पर्सेंटाइल आहे त्याचा एक अंदाज रँक प्रत्येकाला येत एक्सक्यूज असतो. मी ईश्वर सर. ओके सर बोला. सर तुम्ही पोस्ट आहे तुम्ही पीपीटी शेअर करू शकता आता. सर मला आतापर्यंत ऍक्सेस नव्हता म्हणून मी नाही केलं. एक जस्ट सेकंड Just- करून देऊ का? हा ठीक आहे ठीक आहे ओके सर. Just- पहिले सर पण बिना एक्सेस के कर सकते हो आप प्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनेबल है ओके, सबके लिए। ओके ओके सर. ओ सर एएफसी सेंटर क्या होता है? वेट, आप सबके डाउट्स मैं खुद लेने Okay, वाला हूँ, पर शर्मिंदा होने दीजिए. डाउट्स सब क्लियर होगा. जस्ट आफ्टर द सेशन डाउट सेगमेंट आहे त्यामध्ये. ओके ओके. हेलो. नो सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. अभी दिख रहा है सर? यही सी बात. यस, कीप दिस. हा हा, इज सर. विजिबल. हा तर हे ऍडमिशन प्रोसेसचे तुमचे एक स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन होत्या. जसं मी तुम्हाला सगळ्यात पहिले सांगितलं आपला फर्स्ट पॉइंट जो होता तो वाला म्हणजे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ऍप्लिकेशन जे तुम्हाला मी सांगितलं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बद्दल. त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन बद्दल सांगितलं. ओके सर स्क्रीन विजिबल आहे? यस सर, विजिबल है. ओके. देन प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट बद्दल मी सांगत होतो. तर प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट जे सीईटी सेल देते ते जे जे व्यक्ती रजिस्टर करतात कॅप राऊंड साठी त्यांचे एक वेगळी मेरिट लिस्ट बनते. तुमच्या मेरिट लिस्ट मध्ये तुमचं जे रँक राहील त्या हिशोबानेच तुम्हाला तुमचं कॉलेज मिळेल. हे प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्टचं काम असते. प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट नंतर तुम्हाला परत 2 दिवसाचा एक वेळ भेटते ग्रेव्हियन्स साठी. ग्रेव्हियन्सचा जो पिरियड आहे तो पिरियड याच्यासाठी राहतो की मेरिट लिस्ट मध्ये तुमचे पर्सेंटाइल कुठेतरी चुकलेले आहेत का किंवा कुठेतरी एखादी त्रुटी आहे का त्याच्यासाठी एक ग्रेव्हियन्सचा तो एक वेळ दिला जातो. तो ग्रेव्हियन्सचा वेळ एक अंदाजे 2 ते 3 दिवसात असतो. तर याकडे पण थोडंसं एक लक्ष द्याल कारण की जो वेळ कमी राहतो ना त्यावेळेस आपलं त्या गोष्टीकडनं लक्ष हटून जाते. म्हणून जेव्हा वेळ जास्त राहतो तेव्हा आपण हे सगळ्या गोष्टी करू शकतो. तर त्याच्यानंतर तुमचं प्रोव्हिजनल मेरिट लिस्ट आहे. त्यानंतर ग्रेव्हियन्स झाल्यानंतर काही दिवसानंतर तुमची फायनल मेरिट लिस्ट आहे. फायनल मेरिट लिस्ट म्हणजे तुम्हाला ग्रेव्हियन्स ज्या ज्या लोकांनी अप्लाय केलाय ते लोक हे सगळं कटून तुमची एक फायनल मेरिट लिस्ट आहे. ती तुमची फायनल मेरिट लिस्ट राहते. ती मेरिट लिस्ट ही तुमची फायनलाइज राहते. याच्या हिशोबाने तुमचा जो रँक आहे हा तुमचा ऑल ओव्हर महाराष्ट्र स्टेटचा रँक राहील. ही फायनल मेरिट लिस्टचं काम राहते. फायनल मेरिट लिस्ट नंतर मग इथून तुमचं जे सगळ्यांच्या जे डोक्यात असेल की हे काय असते ऍडमिशन प्रोसेसचा फॉर्म फिलिंग हे प्रत्येकाच्या डोक्यात चालत राहते. तर हे त्याच्या स्टेप इथून चालू होते. ऑप्शनल फॉर्म फॉर द कॅप राऊंड 1. कॅप राऊंड 1 साठी तुम्हाला एक ऑप्शन फॉर्म फिल करावा लागतो. ऑप्शन फॉर्म हा ऑनलाईन रित्या फॉर्म सबमिट करायचा असतो. की तुमची प्रेफरन्स लिस्ट असते की तुम्हाला तुमचे कॉलेज कसे भरायचे आहेत म्हणजे तुम्हाला तुमचं कसे कॉलेज पाहिजे. कोणतं कॉलेज जे तुम्हाला सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी तुम्ही ज्या कॉलेजला देत आहे. म्हणजे सपोज एक पर्सन आहे त्याला त्याच्या रिजन मधलं कॉलेज पाहिजे. त्याला जर का त्याच्या रिजन मधलं कॉलेज पाहिजे असेल तर तो त्याचं वाला जे कॉलेज त्याला पाहिजे ते कॉलेज त्याला वर टाकावं लागेल. हे त्याची एक लिस्ट राहते. तुमची एक प्रायोरिटी लिस्ट म्हणू शकता तुम्ही ती राहील. तर हे असते ऑप्शन फॉर्म फिलिंग. ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मध्ये कॅप राऊंड 1 साठी कॅप राऊंड 2 साठी आणि जर सपोज झाला पुढे जाऊन कॅप राऊंड 3 तर त्याच्यासाठी असे 3 कॅप राऊंडचे 3 वेगळे वेगळे फॉर्म्स राहतात ते तुम्ही फिल करू शकता. कॅप राऊंड 1 च्या फॉर्म साठी एक ऑप्शन फॉर्म राहते. तुम्हाला तुमच्या प्रेफरन्स लिस्ट नुसार तुम्हाला तुमचे कॉलेज टाकायचे आहे. पण एक गोष्ट कॅप राऊंड फॉर्म फिलिंगच्या वेळेस जे तुमचं नंबर 1चं कॉलेज राहील आणि जे फर्स्ट नंबर जे तुमचं कॉलेज राहील हे तुमचं मोस्ट प्रायर कॉलेज राहते. जर सपोज ऑप्शन फॉर्म फिलिंगच्या नंतर कॅप राऊंड 1 च्या रिझल्ट मध्ये जर तुमचं फर्स्ट कॉलेज जे आहे ते जर तुम्हाला अलॉट झालं तर तुमच्याकडे फ्रीज हे एकच ऑप्शन राहते. तुम्ही त्याला फ्लोट नाही करू शकत. फ्रीज आणि फ्लोट बद्दलचा कन्सेप्ट मी सांगतो. फक्त एक ही गोष्ट लक्षात घ्या की
की ऑप्शन फॉर्म फिलिंगच्या वेळेस तुमच्याकडे जे तुमचं फर्स्ट कॉलेज जे आहे तुमचं मोस्ट आहे त्या कॉलेजला तुम्हाला घ्यावंच लागेल, ते फ्रीज होईल कॉलेज. तर त्याच्यानंतर कॅपराऊंडचा फॉर्म फिलिंग झाल्यानंतर तुम्हाला तो फॉर्म तिथे फिल करायचा आहे. त्याच्यासाठी पण 1-2 दिवसाचा वेळ दिला जातो. त्यानंतर कॅपराऊंड 1चा रिझल्ट लागेल. कॅपराऊंड 1च्या रिझल्ट नंतर तुमच्याकडे 2 गोष्टी आहेत. कॅपराऊंड 1च्या रिझल्ट नंतर तुम्हाला रिझल्ट लागल्यावर तुम्हाला एक कॉलेज अलॉट होईल. कॉलेज अलॉट झाल्यावर एक तुमच्याकडे फ्लोटचा आणि फ्रीजचा हे 2 ऑप्शन्स असतात. एक फ्रीज ऑप्शन राहतो आणि फ्लोट ऑप्शन राहतो. हे थोडं इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला जे कॉलेज मिळालं, सपोज आता तुमच्या कॉलेजेस तुम्ही कॉलेज लिस्ट टाकली आहे, तुम्हाला एक 9th नंबरचं कॉलेज लागलाय, सपोज 9वं कॉलेज तुम्हाला लागलाय. तर 9वं कॉलेज एखाद्या व्यक्तीच्या रिजन मधलं ते कॉलेज असेल जे त्याला पाहिजेच होतं. म्हणजे असं राहील की त्याला हेच कॉलेज पाहिजे आणि याच कॉलेजमध्ये त्याला कन्फर्म ऍडमिशन करायची आहे. त्याच्यासाठी ऑप्शन राहते. तो व्यक्ती तर तुमची इच्छा आहे की त्याला त्याच्यावरचं एखादं कॉलेज लागू शकते किंवा मग त्याला त्याच्यावरचं कॉलेज पाहिजे होतं. तर त्याला एक त्याच्यासाठी फी राहते, अंदाजे 1000 रुपये त्याची फी राहते. तुम्हाला ती फी एक कन्फर्म करावी लागते. फिल करू शकता. सेकंड कॅपराऊंड मध्ये तुम्ही फॉर्म फिल कराल त्याच्यासाठी मग हे नेक्स्ट स्टेप त्याची ऑप्शनल फॉर्म फॉर कॅपराऊंड 2. तर कॅपराऊंड 2 साठी तुम्ही ऑप्शन फॉर्म भराल. ऑप्शन फॉर्म मध्ये तुम्हाला तुम्ही कशी लिस्ट टाकता तुम्ही लिस्ट चेंज करू शकता. जेव्हा ऑप्शन फॉर्म 2 राहील तेव्हा तुम्ही लिस्ट त्याची चेंज करू शकता. लिस्ट चेंजिंगचा तुमच्याकडे एक अवेलेबल असतो तो एक. तर तुम्ही लिस्ट चेंज कराल. त्याच्यानंतर तुम्ही ते फ्लोट केल्यानंतर आता तुमचं परत मेरिट लिस्टचा रिझल्ट लागेल, कॅपराऊंड 2 चा रिझल्ट लागेल. जर सपोज तुम्हाला त्याच्या वरचं कॉलेज जर मिळालं, जे 9th कॉलेज तुम्हाला मिळालं होतं त्याच्या वरचं कॉलेज मिळालं, त्याच्यानंतर परत तुमच्याकडे तेच 2 ऑप्शन राहतील, एक फ्रीजचं एक फ्लोटचं. जर तुम्हाला कॅपराऊंड 3 साठी जर असेल, सपोज कॅपराऊंड 3 असेल तर फ्रीज आणि फ्लोटचं परत ऑप्शन राहील. पण जर सपोज कॅपराऊंड 3 नाही आधी कॉलेज नाही भेटू शकणार तेव्हा. जर सपोज तुमचा वरच्या 8ही कॉलेजमध्ये नंबर नसेल लागत आणि तुमच्या त्या 9व्या कॉलेजवरच परत आलं, तुम्हाला तेच कॉलेज परत मिळेल. ती त्याच्याबद्दल तुमची शंका नाहीये. पण एक गोष्ट फक्त अशी आहे की जर सपोज तुम्हाला ते कॉलेज न लागतं त्याच्या वरचं कॉलेज मिळालं, तर चुकून तुम्ही वर एक चुकीचं कॉलेज टाकलं जे तुम्हाला नव्हतं पाहिजे आणि तुमचं जे लागलं कॉलेज ते तुम्ही खाली टाकलं, तर तुम्हाला वरचं कॉलेज लागल्यावर तुम्हाला तेच कॉलेज कन्फर्म करावं लागेल. तुमच्याकडे दुसरा ऑप्शन नाही. आणि आता मी जे तुम्हाला सांगितलं होतं की तुमचं फर्स्ट कॉलेज आहे, मोस्ट प्रायोर कॉलेज राहते, तुम्हाला फ्रीजच करावं लागते. तर दोन्ही फॉर्म मध्ये जे तुम्ही कॉलेज नंबर 1 ला टाकाल ते कॉलेज तुम्हाला कन्फर्मच करावं लागते. तिथे तुम्हाला दुसरा एक ऑप्शन नाही राहत की फ्रीज आणि फ्लोटचं. ते कन्फर्म कॉलेज आहे तुमचं. म्हणून ऑप्शन फॉर्म फिल करताना कोणतीही चूक करू नका. ऑप्शन फॉर्म हा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप आहे ऍडमिशन प्रोसेसचा. एक मी म्हणेल की माझ्या मते एक जी तुमची रजिस्ट्रेशन प्रोसेस राहते ती वाली आणि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हे 2 प्रोसेस तुमच्या मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे. इथे जी तुमची चूक झाली ती चूक तुम्हाला आयुष्याला भारी पडेल. कारण की प्रत्येकाचंच जे असते त्याची एक त्याला जे एक एम्ड कॉलेज असते, तुम्ही 2 वर्ष मेहनत केली राहते तुमच्या याच्यासाठी 11-12च्या पर्सेंटाईलसाठी आणि ते पर्सेंटाईल तुम्ही एकाच मुळे जर का तर तो एक तुमच्यासाठी प्रॉब्लेम होऊन जाईल. म्हणून नेहमी एक लक्षात ठेवा, तुमचा ऑप्शन फॉर्म फिल करताना कोणतीही चूक करू नका. ऑप्शन फॉर्म फिलिंग नंतर एक इन्स्टिट्यूट लेवलला एक राऊंड राहतात. त्याला जसं की मॅनेजमेंट सीट हे वेगळा कन्सेप्ट आहे. एक इन्स्टिट्यूशनल राऊंड राहतात. म्हणजे प्रत्येक कॉलेजला जसे गव्हर्नमेंट कॉलेज आय थिंक गव्हर्नमेंट कॉलेज सुटतात, जे प्रायव्हेट कॉलेजेस आहेत त्यांचे एक इन्स्टिट्यूशनल राऊंड राहते. म्हणजे काही एक सीट्स असतात ते सेपरेटली बुक ठेवतात इन्स्टिट्यूशनल राऊंडसाठी. तर इन्स्टिट्यूशनल राऊंडची जी इन्फॉर्मेशन आहे तुम्हाला त्याच्या एक पर्टिक्युलर ज्या कॉलेजचं आहे त्या कॉलेजच्या वेबसाईटवर मिळेल. तुम्ही त्या कॉलेजच्या वेबसाईटवर जा, ते तुम्हाला सांगतील की किती इन्स्टिट्यूशनल राऊंडची त्यांच्या सीट्स आहे. तिथे जाऊन तुम्ही त्या कॉलेजचा इन्स्टिट्यूशनल राऊंड प्ले करू शकता. इन्स्टिट्यूशनल राऊंड प्ले केल्यानंतर तुमची ऍडमिशन प्रोसेस थांबते. याच्यानंतर कॉलेज होईल तुमचं सुरू. त्याच्यानंतर तुम्हाला जे कॉलेज मिळेल ते तुम्हाला तिथे जाऊन त्या कॉलेजची फीस भरायची आहे आणि त्यानंतर त्या कॉलेज तुम्हाला प्रोसेस करायचं आहे जे काही राहील ते. आता ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या ऍडमिशन प्रोसेसच्या. तर याच्याबद्दल तुम्हाला काही डाऊट असेल तर नेक्स्ट नंतर सेशन राहील डाऊट सेशन. तर डाऊट सेशन मध्ये तुम्ही विचारू शकता. तरी जर सपोज कोणाला एक असेल तर एका मिनिटामध्ये विचारून घ्या. त्यानंतर मी डॉक्युमेंट्स बद्दल सांगतो. कोणाला काही डाऊट? हॅलो हा सर बोला. सर, मला ऑप्शन फॉर्म नाही कळालं. ओके, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग. ओके, परत सांगतो एकदा. ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कॅपराऊंड 1 साठी. म्हणजे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग म्हणजे काय राहते की आता तुम्हाला एक ऑनलाईन थ्रू हे तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म फिल करायचे असतात.
ऑप्शन फॉर्म मध्ये तुम्हाला जे जे कॉलेज पाहिजे त्या कॉलेजची एक लिस्ट तयार करायची आहे आणि ती कॉलेज तिथे फिल करायचं आहे. तर त्यामध्ये तुम्ही एक सिक्वेन्शियली तुमचं जे जे कॉलेज तुम्हाला पाहिजे ते कॉलेज टाकत असता. ठीक आहे. तर जे तुमचं फर्स्ट कॉलेज राहील, जे तुम्ही प्रायोरिटी लिस्ट मध्ये तुमचं ऑप्शन फॉर्म मध्ये जे फर्स्ट कॉलेज ठेवणार ते कॉलेज तुमचं मोस्ट प्रायर कॉलेज असतंय. ते कॉलेज भेटल्यावर तुम्हाला ते कॉलेज फ्रीजच करायचं असतं. आणि त्याच्यानंतरचे जे असतात त्याच्यानंतर मग तुमच्याकडे प्रत्येक कॉलेजसाठी 2-2 ऑप्शन असतात. एक फ्लोटचं आणि फ्रीजचं. तर त्याच्या खाली तुम्हाला जसे जसे सिक्वेन्स तुमच्या प्रायोरिटीच्या थ्रू जसे जसे कॉलेज पाहिजे तसे कॉलेज तुम्ही फिल करू शकता. फॉर एक्झाम्पल जसं मी सांगेन तुम्हाला की एखाद्या व्यक्तीला 99% आहे, तर तो त्याच्या सगळ्यात टॉपमोस्ट कॉलेजला ते कॉलेज ठेवेल जे त्याला सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी त्याची. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तो सीओईपी ठेवेल आणि त्याच्यानंतर तो खाली खाली त्याच्या नुसार खाली ते खालच्या कॉलेज जाईल. जसं पहिले सीओईपी ठेवेल, मग त्याच्यानंतर व्हीजीटीआय, पीआयसीटी, बीआयटी असे कॉलेजेस फिल करेल आणि त्याचा ऑप्शन फॉर्म फिल करेल. ऑप्शन फॉर्म फिल करायला तुमच्याकडे खूप स्पेस असते. असं नाही का लिमिटेड ऑप्शन तुम्ही ऑप्शन्स टाकू शकता. तुम्हाला वाटते तेवढे ऑप्शन तुम्ही भरू शकता. त्याच्यामध्ये इश्यू नाही आहे. पण जेव्हा आता ऑप्शन त्याचा कॅप राऊंडचा रिझल्ट लागेल, कॅप राऊंडचा रिझल्ट लागल्यानंतर तुमच्याकडे 2 ऑप्शन्स राहते, फ्रीजचं आणि फ्लोटचं. तर फ्रीज ऑप्शन मध्ये जेव्हा तुम्ही फ्रीज करता तुमचं कॉलेज, तेव्हा तुम्हाला त्या कॉलेजमध्ये जाऊन तुमचे ऍडमिशन कंप्लीट करायचे आहे. त्यांची जी काही फीज आहे ते पर्टिक्युलरली फीज फिल करून ती वाला तुमचं ऍडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू करायची आहे. पण जर सपोज तुम्हाला एक कॉलेज मिळालंय, जसं मी सांगितलं की तुम्हाला 9वं कॉलेज मिळालंय तुमच्या लिस्टच्या हिशोबाने, पण तुम्हाला त्याच्या वरचं कॉलेज पाहिजे. तर वरचं कॉलेज जर पाहिजे असेल तुम्ही फ्लोट करू शकता. जर तुम्ही फ्लोट ऑप्शन जर सिलेक्ट करत आहे तर तुमच्याकडे ती वाली तुमची सीट जी आहे ती एक नियर अबाउट कन्फर्म राहते आणि त्याच्या वरचे जे कॉलेजेस आहेत ते परत एकदा कॅपराऊंड मध्ये रन होतात. तर जेव्हा तुम्ही ते कॉलेजेस आता डबल जेव्हा कॅप मध्ये रन होतील त्याच्या वरचं जर सपोज तुम्हाला कॉलेज मिळालं तर तुमचं ते वाला कॉलेज फ्रीज होऊन जाईल आणि त्याच्या खालचे जे त्याच्या तुमचा 9th वाला कॉलेजची सीट होती ती वाली सीट कॅन्सल होऊन तुम्हाला त्याच्या वरच्या कॉलेजची सीट मिळेल. पण जर सपोज तुम्हाला त्याच्या वरचे 8ही कॉलेज नाही लागले, समजा ज्याला 99% आहे त्याला आपल्याला कुठेतरी माहिती आहे की सीओईपी सीएस नाही मिळणार, तर त्याला त्याचे वरचे कॉलेजेस नाही मिळून त्याचं जे कॉलेज 9th आहे त्या कॉलेजवर येऊन त्याचा फॉर्म परत थांबून जाते. ते 9th फॉर्मच्या खाली 9th कॉलेजच्या खाली नाही जाणार तुमचं ते कॉलेज. तर तुम्हाला जी तुमची आधीची सीट आहे ती कन्फर्म होऊन जाईल. असं हा प्रोसेस राहते ऑप्शन फॉर्मचा. तर कळालं का? हॅलो. ओके हा सर, सर, थँक्यू. मला एक डाऊट होता. हा सर. माझ्या मम्मीच्या नावामध्ये हे मिस्टेक आहे थोडी, एलसी मध्ये आणि मार्कशीट मध्ये. तर ऍफिडेव्हिट करून घेतलं तर चालेल ना? सर ऍक्च्युली बघा, मी हा जो तुमचा डाऊट आहे, मी तुम्हाला जी ऍडमिशन प्रोसेस सांगितली त्याबद्दल हा. डाऊट असेल तर विचारा. याच्यानंतर हा जो तुमचा डाऊट आहे हा पुढच्या सेशन मध्ये कंटिन्यू होईल. हे जे तुमचे एरर्स वाले डाऊट आहे, डॉक्युमेंट एरर्सचे, ते वाले पुढच्या सेशन मध्ये म्हणजे याच्यानंतर एक लास्ट पार्ट राहील डाऊट सेशनचा, तेव्हा कंटिन्यू होतील. ओके, सर आपण थँक्यू. पुण्याचे पण कॉलेज भरू शकतो का? काय म्हटलं सर? पुणे पण कॉलेज भरू शकतो का, मतलब कोणते हा, पण? तुम्ही कोणतेही कॉलेज भरू शकता. तुमच्या प्रायोरिटी लिस्टच्या हिशोबाने तुम्हाला जसं जसं कॉलेज पाहिजे तसे कॉलेज तुम्ही टाकू शकता ऑप्शन फॉर्म मध्ये. असं काही नाही की कोणत्या रिजनचं कॉलेज टाकता येईल की नाही. फक्त जे सीईटी थ्रू जे ऍडमिशन होतात ज्या कॉलेजचे, एमएसटी सीईटीच्या पर्सेंटेज थ्रू ते वाले कॉलेजेस. ओके. प्राइवेट बेस्ट है कि सर गवर्नमेंट मतलब? प्रायव्हेट गव्हर्नमेंटचं जे आता हा जो डाऊट आहे तुमचा हा तुमच्यावर डिपेंड करतो आणि हा ते पुढच्या याच्यामध्ये कंटिन्यू होईल. तुम्हाला ऍडमिशन प्रोसेस बद्दल जे नसेल कळलं, हे जे 11 पॉईंट्स मी तुम्हाला सांगितले याच्याबद्दल कोणता पण एखादा पॉईंट बद्दल जर डाऊट असेल तर ते विचारा. ठीक है ठीक. इन्स्टिट्यूट लेवल राऊंड रिस्की असू शकतो का? इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड हा रिस्की असू शकतो, कारण की इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड जे राहते ते डिपेंड करते की आता तुम्हाला तिथे आता सपोज जसं पीआयसीटी आहे त्यांचा इन्स्टिट्यूशनल लेवल राऊंड राहतो. तर तुम्ही तिथे जाऊन जर तुम्हाला कॅपराऊंड कॉलेज मिळत असेल तर ते फारच चांगलं. तर तुम्ही कॅपराऊंड थ्रू जायचं जास्त हे करा. पण तुमचं एक कॉलेज फिक्स म्हणजे एक नियर अबाउट कॉलेज तुमचं फिक्स झाल्यानंतर इन्स्टिट्यूशनल साठी जर तुम्ही डायरेक्ट इन्स्टिट्यूशनल साठी जायचं सर, एक्चुअली ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे आउट किया बाहर से आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेट से फॉर्म भर रहे हैं मतलब नेट कैफे से, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो लोग काफी बार ऐसा है कि आपका फॉर्म गलत फिल करते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा. सर आपण हमारे ते हेलो कॉलेज सेंटर पे वो डॉक्यूमेंट हॅलो. ले लेते हैं सर, मतलब वो आईडी पासवर्ड. सर ते आपण कॉलेज गाईज, तुमचे जे सेगमेंट कसं आहे की वेळ होत आहे, सो बेसिकली थोडा वेळ थांबा. तुमचे जे डाऊट्स आहेत आपण डाऊट सेगमेंट मध्ये कंटिन्यू करूया. प्लीज कॉपरेट करा. कंटिन्यू करा.
ईश्वर सर तुमचं माईक ऑफ आहे. हॅलो हॅलो. डन सर. हा सर येतोय आवाज. हा ठीक आहे, ऑडिबल आहे ना? हो सर, हो सर. तर मी जे तुम्हाला सेकंड पॉईंट सांगितलं होता, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन प्रोसेस बाय डेस्क ऑफिसर, म्हणजे एफसी सेंटरवर जाऊन तुम्हाला जे डॉक्युमेंट्स तुमचे व्हेरीफाय करायचे असतात ते कोणते कोणते डॉक्युमेंट असतात आता त्याच्याबद्दल मी सांगतो. तर ऍक्च्युली इथे पण 2 कॅटेगरी डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते शॉर्ट लिस्टेड राहते. जसं की जनरल कॅटेगरीसाठी त्यांचे वेगळे डॉक्युमेंट्स, रिझर्व्ड कॅटेगरीसाठी जसं की ओबीसी, एसटी, एससी, एनटी साठी वेगळे त्यांचे वेगळे डॉक्युमेंट्स. तर सगळ्यात पहिले आपण जनरल साठी बघू. जनरल कॅटेगरी वाल्यांना थोडंसं लक्ष द्या. तर जनरल कॅटेगरीसाठी जे आपले नेहमीचे इनिशियल डॉक्युमेंट असतात, जसं की पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, तुमचे सिग्नेचर, त्याच्यानंतर हे तर आपले इनिशियल डॉक्युमेंट आहे, हे तुम्हाला सोबतच ठेवायचे. नेक्स्ट आहे तुमची एसएससी आणि एचएससी ची मार्कशीट, म्हणजे 10th बोर्ड आणि 12th बोर्डची मार्कशीट. हॅलो, ऑडिबल आहे ना? आली आहे सर हो आवाज सर, हो येतोय. सर. तर तुमची 10th ची आणि 12th ची, त्याच्यानंतर तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट म्हणजे स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट आणि ते कॉलेज लिव्हिंग सर्टिफिकेट ते. नेक्स्ट तुमचं डोमिसाईल सर्टिफिकेट. डोमिसाईल सर्टिफिकेट म्हणजे तुम्ही रहिवासी आहे, महाराष्ट्राचे रहिवासी आहे, याचं तुमचं एक डोमिसाईल सर्टिफिकेट बनत असते, ते डोमिसाईल सर्टिफिकेट. नेक्स्ट इन्कम सर्टिफिकेट. पण एक इन्कम सर्टिफिकेटच्या वेळेस एक लक्ष द्याल की इन्कम सर्टिफिकेट मध्ये खाली लिहिलं राहते त्याची व्हॅलिडिटी. एकदा व्हॅलिडिटी चेक करणे खूप जास्त गरजेचं आहे, कारण की इन्कम कॉमर्सच्या जागी सर्टिफिकेट. बर्थ सर्टिफिकेट चालेल ना? हॅलो हॅलो. तुमचे जे डाऊट्स आहेत तुम्ही प्लीज नेक्स्ट सेशन मध्ये प्लीज नेक्स्ट सेशन मध्ये, आणि तुम्हाला जे सध्या डाऊट्स येते तुम्ही मेसेज थ्रू करा. मेसेज मध्ये आमची टीम तुम्हाला रिप्लाय करेल. स्पीकरला प्लीज डिस्टर्ब करू नका. सर कंटिन्यू ओके. करा. सो नेक्स्ट इन्कम सर्टिफिकेट. Sir, your mic check once. हो. सो बेसिकली जे काही डॉक्युमेंट्स लागतात त्यांचा एक आपण ऑलरेडी मागच्या सेशनमध्ये कव्हर अप केले होते. तरी या सेशनमध्ये म्हटलं तर तुम्हाला तुमचा जो पासपोर्ट साईजचा फोटो आहे तुम्हाला तो द्यावाच लागणार आहे. कसं आहे, पासपोर्ट साईजचा फोटो तुम्ही जास्त कॉपी काढून ठेवा. 24 ते 24 कॉपीज काढून ठेवा. तुम्हाला इथून येणाऱ्या प्रत्येक प्रोसेससाठी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पासून तर एफसी सेंटरमध्ये, त्यानंतर तुम्हाला ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये कंटिन्यू लागणार आहे. तो एकच पासपोर्ट जर तुम्ही दिला तर तुमच्यासाठी बेटर राहणार. त्यानंतर एक आधार कार्ड. आधार कार्ड हे अपडेटेड असायला हवं. मोस्टली कसं मुलांचं लहानपणी काढतात, त्यामुळे प्रॉब्लेम होतो की तुमचा जो फेस आहे तो मॅच होत नाही. एफसी सेंटरमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही ऑफलाईन व्हेरिफिकेशनला जातात त्यावेळेस तुम्हाला हा प्रॉब्लेम फेस करावा लागू शकतो. तो त्यानंतर आहे तुमची कास्ट सर्टिफिकेट आणि त्यानंतर डोमिसाईल सर्टिफिकेट जे सरांनी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्यानंतर एचएससी एसएससी ची मार्कशीट. नाव आता तुमचा एक प्रॉब्लेम होता, जस्ट तो एक डाऊट घेऊन घेतोय की तुमचे जे करेक्शन्स आहेत ते तुम्ही ज्या शाळेमध्ये ज्या कॉलेजमध्ये होते त्या कॉलेजमध्ये जाऊन तुम्ही ते व्हेरिफिकेशन तुम्ही जे करेक्शन्स आहेत ते तुम्ही करू शकता. ओके. आणि सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. ओके सर, डन. ओके, ऑडिबल आहे ना अजिंक्य सर? हो सर, हो सर, हो सर. कंटिन्यू करा. ठीक आहे. तर इथपर्यंत आपण जनरल कॅटेगरीचे सर्टिफिकेट्स बघत होतो. तर जनरल कॅटेगरीच्या सर्टिफिकेटसाठी तुम्हाला इन्कम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, या 2 सर्टिफिकेट्सची व्हॅलिडिटी बघणं गरजेचं आहे. ते व्हॅलिड एका काळासाठी ते व्हॅलिड असतात, म्हणून त्याची व्हॅलिडिटी एकदा चेक करा. आणि एक नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट जनरलसाठी. हे एवढे सेट ऑफ डॉक्युमेंट्स जे आहे ही जनरल कॅटेगरीसाठी झाले. तर जनरल कॅटेगरी नंतर नेक्स्ट आहे रिझर्व्ड कॅटेगरी. रिझर्व्ड कॅटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी. रिझर्व्ड कॅटेगरीसाठी तुम्हाला सगळ्यात पहिले तुमचं जे मस्ट डॉक्युमेंट असतो तो म्हणजे तुमचं एक पासपोर्ट साईज फोटो, त्याच्यानंतर तुमचं आधार कार्ड, सिग्नेचर, आणि त्याच्यानंतर तुमचं एमएसटी सीईटीचं आणि जेडब्ल्यूचं स्कोर कार्ड. हे डॉक्युमेंट्स तुमचे मस्ट आहेत. हे तर दोन्ही कॅटेगरीसाठी कंबाईनच आहे. त्याच्यानंतर तुमचं 12th आणि 10th मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट,
त्यानंतर तुमचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट, कॉलेज लिव्हिंग सर्टिफिकेट जे राहते ते. इथे पण तुमचं डोमिसाईल सर्टिफिकेट आणि तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी आहे याचे सर्टिफिकेट राहते, डोमिसाईल सर्टिफिकेट. त्यानंतर इथे पण तुमचं इन्कम सर्टिफिकेट. इथे पण तुम्हाला एक गोष्टीकडे थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे की तुमची व्हॅलिडिटी आहे की नाही. इन्कम सर्टिफिकेट व्हॅलिड आहे. एखाद्याचं राहते की त्यांनी 5 वर्ष आधी इन्कम सर्टिफिकेट काढलेलं राहते आणि ते आता म्हणतात की आमच्याकडे आहे इन्कम सर्टिफिकेट. तर तुम्ही आताच त्याला अप्लाय करून द्या, कारण की जेव्हा व्हेरिफिकेशनचं काम पडेल तेव्हा तुम्हाला खूप जास्त प्रॉब्लेम्स होतील. इन्कम सर्टिफिकेट लगेच नाही मिळत. तर इन्कम सर्टिफिकेटवर एकदा व्हॅलिडिटी चेक करणे हे खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट तुमचं इन्कम सर्टिफिकेट नंतर इथे पण गॅप सर्टिफिकेट ऍप्लिकेबल असेल तर. नेक्स्ट तुमचं क्लिअर सर्टिफिकेट. एक नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट म्हणून राहते. हे पण तुमच्याकडे लक्ष द्याल, याचं पण एक व्हॅलिडिटी असते. नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट याची पण एक व्हॅलिडिटी असते. त्या व्हॅलिडिटीकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि लास्ट नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट आणि सोबत कास्ट व्हॅलिडिटी राहते, कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट ते पण गरजेचं आहे. एवढे डॉक्युमेंट्स रिझर्व्ड कॅटेगरीसाठी आणि जनरल कॅटेगरीसाठी आधी सांगितले. ओके, एवढे डॉक्युमेंट्स आले का लक्षात? हॅलो हॅलो. हो सर, हो सर, हो. येस सर, युअर ऑडिबल. येस सर. ओके, एवढे आता मी हे तुम्हाला सांगितलं हे डॉक्युमेंट बद्दलचं इन्फॉर्मेशन. याच्या आधी सांगितली ऍडमिशन प्रोसेस बद्दलची इन्फॉर्मेशन. तर इथून येस सर, येस सर, कंटिन्यू. आणखी एक थोडीशी माझी फक्त तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आहे ते रेडी ठेवाल, कारण की डॉक्युमेंट्स ऐन वेळेवर कलेक्ट करणं आणि त्याच्यानंतर ते डॉक्युमेंट्स कडे तुमचे डॉक्युमेंट्स रेडी आहे की नाही हे चेक करणं लास्ट मोमेंटवर नाही होत. डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे आणि डॉक्युमेंट तुमच्याकडे असणे हे पण इम्पॉर्टंट आहे. तर डॉक्युमेंट्स कडे एकदा लक्ष द्या. लिस्ट कब तक हाँ। मिलेगी सर, मतलब कॉलेज की? हेलो. कैप राउंड ओपन होने से पहले. ठीक है, ठीक है. ओके. तर सर शेड्यूल कब आएगा सर सीईटी का, मतलब वो ते तुम्हाला registration एमएसटी सीईटीच्या साईट वरती इम्पॉर्टंट डेट्स मध्ये तुम्हाला सगळं क्लिअर होऊन जाईल. म्हणजे तुम्ही अपडेटेड राहा याच्या साईटवर, एमएसटी सीईटीला व्हिजिट करत राहा. त्या साईट वरती ठीक आहे, तुम्हाला ठीक आहे. इम्पॉर्टंट डेट्स खाली प्रत्येक याचं इन्फॉर्मेशन येत राहते. तशी आता काही दिवसानंतर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आणि सगळी प्रोसेस कंटिन्यू सुरू होईलच. हॅलो अजिंक्य सर. हो सर, हो सर, हो आय एम सर. डन विथ इट. ओके. ओके सर, थँक्यू सो मच सर. तुम्ही डाऊट क्लिअर केले मोस्ट सर्व स्टुडंट्सचे. तो बेसिकली जो तुमचा क्वेश्चन होता की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कधी सुरू होणार आहे सर आणि कशी होणार आहे, तर यासाठी तुम्हाला काहीच नाही, तर आपला जो ग्रुप आहे सीईटी काउन्सिलिंग त्या ग्रुपमध्ये तुम्ही राहा. त्यामध्ये तुम्हाला जशी सीईटी सेल कोणतीही इन्फॉर्मेशन देते त्या लगेच आम्ही ती इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. सो बेसिकली आता तुम्हाला मे बी या सेशनमध्ये आतापर्यंत ऍडमिशनला लागणारे डॉक्युमेंट्स, ऍडमिशन प्रोसेस कशी असते हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. तो स्क्रुटिनी राऊंड काय असतो, तुम्हाला एफसी सेंटरला व्हिजिट करावा लागतो ऑफलाईन, हे सर्व जे आहे ते प्रिटी तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. यानंतरही आपण असं पुन्हा याला एक्सप्लेन करूया जे तुमचे डाऊट्स आहे या रिलेटेड. आता या येणाऱ्या डाऊट सेगमेंटमध्ये आपण क्लिअर करूया. सो बेसिकली यानंतर मी रिक्वेस्ट करेल आमच्या सर्व इंजिनियर्स ग्रुपचे हेड ऑफ इंजिनियर्स काउन्सिलिंग ग्रुप विथ को फाउंडर ऑफ इंजिनियर्स ग्रुप की त्यांनी तुम्हाला मार्गदर्शन करावे. सौरव सर, इट्स माय क्युअर. हॅलो. येस सर, Hello. युअर व्हॉइस इज क्लिअर. सर, एम आय विजिबल अँड ऑडिबल? येस सर. नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो. तुम्ही खूप दिवसांच्या वाट पाहिल्यानंतर आपला रिझल्ट आलेला आहे सीईटीचा. तुमच्या हातात तुमचे पर्सेंटेज आलेले आहेत आणि तुम्ही सर्वांनी जे काही स्वप्न बघितलं होतं स्वतःला इंजिनियर म्हणून, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ऍडमिशन असेल किंवा जे काही तुम्ही स्वतः आजपर्यंत विचार करून ज्याच्यासाठी तुम्ही 2 वर्ष झटत होते, तुमचे आई वडील ज्याच्यासाठी 2 वर्ष पैसा खर्च करत होते, तुम्ही तुमची मेहनत लावत होते, तुमचा वेळ ज्याच्यावर तुम्ही इन्व्हेस्ट केला, या सर्व गोष्टी करून नीटची एक्झाम दिली, जेईची एक्झाम दिली आणि आता तुमच्या हातात आलेले आहेत तुमचे मार्क्स. आता तुमचे मार्क्स हे आहेत तुमचं रिफ्लेक्शन. तुम्ही किती मेहनत केली, तुम्ही किती स्वतःला त्या गोष्टीसाठी डेडिकेटेड ठेवलं, त्याचं रिफ्लेक्शन म्हणजे तुमचे पर्सेंटाईल आहेत. आता ही वेळ आहे तुमचे पर्सेंटाईलला तुमच्या डिझर्विंग सीटमध्ये कन्वर्ट करायची. मी कुठल्याही कॉलेजकडून कसलेही पैसे घेत नाही, त्यामुळे मी कोणत्याही कॉलेजचा एजंट नाही. मी तुम्हाला फोर्स करेन की तुम्ही या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्या का तुमच्यासमोर कसा काही प्रॉब्लेम येईल असं कधीच होणार नाही. त्यामुळे तुम्ही माझ्यावर ट्रस्ट करू शकता. मला 1 सेकंद देता, मी पीपीटी शेअर करतो. अजिंक्य सर, एम आय ऑडिबल? येस सर, येस सर.
सर पीपीटी दिसतोय? हॅलो सर. नाही सर. वेट सर. Pachikar sir, I'm not able to share the PPT. Please check once. हेलो. हाँ हाँ सर, क्या हुआ? हाँ सर भी दिख रही है आपको पीपीटी? हाँ, आपका वीडियो दिख रहा है. हाँ, अभी दिख रही है. हाँ सर, डन सर. जस्ट वेट. हाँ. हाँ. तो अभी आप सब यहाँ से एकदम साइलेंटली सुनिए कि मैं कौन सी बातें आपको बताने आ रहा हूँ. ये आपकी फ्लाइट है ड्रीम कॉलेज के लिए, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए. किसी भी कॉलेज एडमिशन के लिए आपके पास 3 स्टेप होती है. सर मैं ऑडिबल ना? यस सर, यस सर. हाँ, तीन स्टेप होती है जो से आपके सामने दिख रही है. पहला होता है रिजल्ट, जो आपके परसेंटाइल मार्क्स आए. मैंने पहले ही बताया आपके मार्क्स आपका रिफ्लेक्शन है आपने कितने हार्डवर्क किया है. दूसरी स्टेप होती है प्रोसेस. प्रोसेस मतलब एडमिशन प्रोसेस, जो अभी ईश्वर सर ने आप सबको समझाया कि एडमिशन प्रोसेस में हमें कुछ गाइडलाइंस कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, जिसमें अगर हम मिस्टेक करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस से ही हम बाहर चले जाएंगे, तो उनको एडमिशन मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है. वो स्टेप्स बहुत हार्ड नहीं होती है. कोई भी अगर अच्छे से स्टेप्स फॉलो करता है, अगर देख के थोड़ा सा अवेयर रह के डॉक्यूमेंट चेक करता है अपने लिए, तो वो प्रोसेस स्टेप से आराम से पास हो सकता है और एडमिशन के लिए एलिजिबल रह सकता है. और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आप एडमिशन काउंसलिंग में फेस करते हो, या जो बहुत हार्ड कही जाती है या जिसे समझा जाता है, वो चॉइस फिलिंग. चॉइस फिलिंग क्या होता है? आपके सामने वो सॉफ्टवेयर सीईटी सेल का, और आपको बोलेगा आप अपनी चॉइसेस दो जहां जहां जिस कॉलेज में जिस ब्रांच को आप अप्लाई करना चाहते हो. बेसिकली वो सॉफ्टवेयर करता क्या है, तो वो पहले देखता है आपकी होम यूनिवर्सिटी क्या है, आपका कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, और उस हिसाब से एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चलता है, इंटीग्रेटेड सीट मैट्रिक्स बैठता है, और उससे आपकी दी हुई चॉइसेस को आपके और आपके कितने लोगों ने वो चॉइस किया है उसमें देखकर उसका एक सीक्वेंस बनाया जाता है, और फिर उसमें से आपको कॉलेज दिया जाता है. तो वो कॉलेज देना एक बहुत इंटीग्रेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम उसमें रन करता है, जिसमें होम यूनिवर्सिटी होता है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी होता है. अगर आपने कभी कैप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट देखी होगी या कट ऑफ लिस्ट देखी होगी, तो आपने वहाँ देखा होगा कि यहाँ पे 3 तरह के कट ऑफ दिखते हैं. एक होता है होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, एक होता है अदर देन होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, दूसरा होता है जनरल सीट अलॉटेड टू रिजर्व कैंडिडेट, या फिर रिजर्व सीट अलॉटेड टू जनरल कैंडिडेट, या फिर जो कुछ चीजें उसके साथ होती है. तो वो चीजें क्यों होती है, कैसे होती है, उसको समझने के लिए मैं आपका ये सेमिनार ले रहा हूँ. तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. हाँ, जब आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे, तो कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या लगता है कितने फैक्टर आपने सोचने चाहिए? अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ या आप लिस्ट बनाते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप कौन से फैक्टर कंसीडर करें. अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि कौन से फैक्टर आप कंसीडर करना चाहोगे, तो हो सकता है उसका आंसर होगा सर मैं परसेंटाइल देखूंगा, या फिर कॉलेज का प्रीवियस कट ऑफ देखूंगा, या फिर ऐसा देखूंगा यूट्यूब पे जाके कि विच आर द टॉप 10 कॉलेजेस, विच आर द बॉटम 10 कॉलेजेस, विच आर द गुड कॉलेजेस फॉर रिक्वायर्ड ब्रांच. हो सकती है वो कंप्यूटर रहे, आईटी रहे, किसी के मैकेनिक सिविल रहे. तो आप यही सब चीजें करोगे, लेकिन ये सब उतना कंप्लीट नहीं है किसी कॉलेज को चूज करने के लिए. तो देखते हैं कौन सी चीजें जरूरी होती है कॉलेज सिलेक्शन के टाइम. अगर लिस्ट आप कहीं से भी बनाइए, आप अपने मन से बनाइए लिस्ट, या मेरे से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीजें उस लिस्ट बनाने में कंसीडर कीजिए. पेरेंट और स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है परसेंटाइल. ये परसेंटाइल क्या चीज होता है? अगर आप एक बैच में जाके एग्जाम देते हो, अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और उसमें से 92 स्टूडेंट्स आपसे कम स्कोर करते हैं, तो आपके परसेंटाइल 92 रहेगा. मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आगे हो. अगर आप 95% स्टूडेंट के आगे हो किसी एग्जाम में, तो आप 9% पे रहेंगे. इसलिए मैंने बहुत देखा है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे मार्क्स तो अच्छे थे लेकिन परसेंटाइल अच्छे नहीं आए. उसके अपोजिट कोई कहता नहीं कि कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल आए. अगर आज भी जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मैंने पढ़ाई की थी, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स पे भी अगर कम परसेंटाइल आते हैं, तो हमेशा यही होता है कि आपके साथ वाली बैच में आपके साथ जो स्टूडेंट वहाँ पे अपीयर उन्होंने आपसे अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए आपके परसेंटाइल कम रहे और उनके परसेंटाइल ज़्यादा रहे. अगर 2 बैच के मार्क्स आप कंपेयर करेंगे तो परसेंटाइल मैच नहीं होते, उसका ये मेन रीजन होता है.
हाँ, परसेंटाइल भी अलग अलग होते हैं। होम यूनिवर्सिटी के लिए परसेंटाइल, अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए परसेंटाइल, या परसेंटाइल आपकी कैटेगरी में आप SC ST OBC NT FUG इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर सपोज एक कैंडिडेट है जो NT कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको SC कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ कुछ लेना उन दोनों को सेपरेट रखती है। उसके परसेंटाइल, उसकी सीट उसी के डिजर्विंग कैंडिडेट मतलब NT के स्टूडेंट के साथ ही कंपेयर की जाएंगी, और अगर अपनी कैटेगरी में वो बेस्ट है तो उसे वो एडमिशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है कॉलेज सिलेक्ट करते हो कौन सी चीजें देखनी पड़ती है। तो या आप जो फोटो में देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ है, तो पहले आपको देखना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट। अभी देखते हैं कि हर गली में, पूना की बात की जाए तो हर गली में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो क्या उसमें से क्या उस कॉलेज में जाना सेफ है आपके लिए? तो आपको देखना चाहिए कॉलेज कितना ओल्ड है। जितना कॉलेज ओल्ड होता है उसकी रेपुटेशन हाई होती है, उस इंडस्ट्री पे इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा होता है। आपको उसमें देखना पड़ेगा एल्यूमिनाई और सीनियर्स उस कॉलेज के क्या कर रहे हैं। मतलब किसी कॉलेज से निकले हुए लोग अगर बिजनेसमैन बन रहे हैं, सबके सब बिजनेसमैन बन रहे हैं। हम देखते हैं कि अगर आप सोचिए IIT का और हमारा जो गवर्नमेंट का सिलेबस है वो तकरीबन सेम होता है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बट 90% सेम होता है। बट क्या जो IIT के लड़के कर पाते हैं वो हमारे कॉलेज के लड़के कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर जो सीनियर ने और वो कॉलेज के एल्यूमिनाइज ने जो बना के रखा है, जो उनके पास कनेक्शंस होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो उनके पास उनके रोड मैप्स होते हैं कि अपने सीनियर ने क्या किया था, अपने एल्यूमिनाई ने क्या किया था, यही से करिए था, वो कॉन्फिडेंस उसके पास होता है। इसलिए आपको कॉलेज सिलेक्शन करते हो ये बात भी जरूर सोचनी चाहिए कि कॉलेज के एल्यूमिनाई क्या कर रहे हैं। बाद में दूसरी चीज होती है नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ। अच्छा, यहाँ पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को IT चाहिए, तो IT, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस सब की अगर ये सारी ब्रांचेस किसी एक कॉलेज में अवेलेबल है, तो वो कॉलेज में वो ब्रांचेस से रिलेटेड पूरा सिलेबस अवेलेबल होगा, पूरी फैकल्टीज अवेलेबल होगी, पूरे स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे। मतलब कोई अगर IT का बंदा है और जिसे उसे कल जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शिफ्ट करना है, तो उसे पूछने के लिए जाने की जरूरत नहीं, किसी और कॉलेज में जाके पूछने की, कहीं और से रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। बाजू की ब्रांच में चला जाए, उसे सब पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है, करना कैसे होता है, और उस ब्रांच के एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे होंगे, तो उसको इजी जाएगा अपने करियर को बनाने के लिए उस चीज में। दूसरी चीज देखिए, आप कॉलेज चूज करते हो कि इनटेक ऑफ कॉलेज। कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनका इनटेक 45, 50, 60 होता है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में इनटेक कम रहना एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे सीटी कम होती है, या फिर वो इनटेक बढ़ाने के लिए बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इनटेक कुछ कॉलेज का बहुत अच्छा होता है, कुछ कॉलेज का बहुत कम इनटेक होता है, या फिर कुछ कॉलेज की सीटी कंप्लीटली फिल नहीं होती है। मतलब कोई 60 सीट का कॉलेज है और उसमें 40 सीटें फिल हो रही है, 20 सीट खाली रह रही है। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि इस साल इंजीनियरिंग 50% खाली रहेगी। तो ऐसे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो जहाँ इनटेक कम होता है, तो बेसिकली आपको पहले तो कंपटीशन नहीं मिलेगा 4 साल। अगर कंपटीशन ही नहीं मिलेगा आपके ग्रुप में, अगर आप बेस्ट हो तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो आपको अच्छे कंपटीशन के लिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए, एक रनिंग स्टेज के लिए, जहाँ पे मैराथन होती है वही इंसान भागेगा ना। तो जिस कॉलेज में इनटेक अच्छा है, जिस कॉलेज के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है, स्ट्रेंथ अच्छा है, वो अपने स्टूडेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उस कॉलेज से आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद कॉलेज चूज करते समय एक और चीज का ख्याल रखना है, जिसका है लोकेलिटी ऑफ कॉलेज। कॉलेज कहाँ पे है? अब देख सकते हैं कुछ कॉलेज जंगल में कॉलेज निकाल के रखे हैं। अब अपने पॉलिटिशियंस पे तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि ये क्या कर रहे हो तुम? जंगल में जाके कॉलेज निकाल लिया, सीट अप्रूव करके लाई, सरकार भी सीट अप्रूव कर देती है, और वहाँ पे सीट आती है तो सीट सॉफ्टवेयर पे दिखेंगी, आप क्लिक करते हो तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कॉलेज किसी ऐसे इलाके में है जहाँ से आपकी सिटी कनेक्टिविटी 0 है, तो एक बात याद रखिए, आपको कॉलेज में एक दिन 2 घंटे नहीं रुकना है, आपको लाइफ के 4 साल वहाँ पे गुजारने हैं। तो 4 साल में आपको हॉस्टलिंग का प्रॉब्लम जाएगा, और इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको कुछ अदर कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। वो कोर्सेज की अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग में आपको कुछ ट्यूशंस लगानी पड़ती है, स्पेशली फॉर मैथ्स M1, M2, M3, M4, या फिर डाटा साइंस, या फिर जो कुछ अदर कोडिंग्स है, उसके लिए आपको ट्यूशंस लेनी पड़ती है। सारी ट्यूशंस ऑनलाइन करके नहीं चलता है, कुछ ट्यूशंस ऑफलाइन जाके टीचर से सीखना पड़ता है। तो
ऐसे टाइम पे जो रूरल एरियाज के कॉलेज है या फिर जो आउटसाइड द सिटी कॉलेज है वो आपको बहुत तकलीफ देंगे। इसलिए एक बार देखिए कि कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है। हाँ, अगर सिटी में का कॉलेज है तो बेस्ट है, लेकिन एकदम सिटी में का कॉलेज है कि जहाँ पे आजू बाजू में रेसिडेंशियल एरिया ही नहीं है और कॉलेज के पास हॉस्टल नहीं है, तो आप रहोगे कहाँ पे? वैसी जगह पे आपके जो रेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब 10,000 to 5,000 तक के रेंट्स आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे। तो उस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप पूना की ही बात करता हो या मुंबई की बात करता हो, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ का कॉलेज चूज करते समय आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो कॉलेज चूज कर रहे हो वहाँ पे आपको हॉस्टलिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। कॉलेज की फीस नॉट बिग डील। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा एरिया ऑफ कैंपस, कॉलेज कितना बड़ा है। अभी आप जाके अगर क्रोम पे सर्च करते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नांदेड़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, तो इन कॉलेज के एरिया, कैंपस के एरियाज आपको 100 एकड़, 150 एकर्स, 50 एकर्स मिलेंगे। और वही आप पुणे का कोई कॉलेज सर्च करते हो या कोई प्राइवेट कॉलेज सर्च करते हो तो खाली एक बिल्डिंग के अंदर दो दो कॉलेज चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन भी अपन को देखने को मिल सकती है। अगर उस कॉलेज कैंपस ही नहीं है तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहाँ पे करोगे? आपको जो कैंपस एटमॉस्फेयर जहाँ से इंसान की लाइफ के लिए वो मेमोरीज लेके जाता है, या मेमोरीज ही क्या चीज होती है, दूसरा कुछ भी, कि खुद को जो ह्यूमन बिल्डिंग नेचर बनता है, सबके साथ कोऑपरेशन से रहने का, जो आपको इंटरेक्शन करने का जो स्किल आप में डेवलप होगा, अगर कॉलेज में कैंपस नहीं है तो वो चीज नहीं हो सकती। सॉरी टू से दैट बट इट इज ट्रू। आगे की बात करते हैं तो कॉलेज की सिस्टम देखना पड़ेगा आपको कि कॉलेज के अंदर फैकल्टीज कौन सी है। अब यहाँ पे फोकस कीजिए। अगर कोई कॉलेज है जिसके अंदर 10 कोर्सेज है, सपोज वहाँ पे एमटेक भी है, बीटेक भी है, पीएचडी भी हो रहा है, तो आपको सिखाने के लिए कॉलेज के फैकल्टीज बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही कॉलेज में करने वाले पीएचडी स्टूडेंट अगर आपके बीटेक वाले स्टूडेंट को सिखाते हैं तो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट, करंट पीएचडी करने वाले स्टूडेंट का जो नॉलेज होता है वो बहुत अपडेटेड रहता है। वो अपडेटेड नॉलेज अगर बीटेक के स्टूडेंट को पास होता है तो उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई कॉलेज है जिसमें सिर्फ एक ही कोर्स किया जाता है, 2-3 ही ब्रांच अवेलेबल है, वहाँ पे आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा विजिटिंग फैकल्टीज के साथ या फिर लेक्चर बेस्ड फैकल्टीज के साथ, जो इतनी प्रॉम्प्ट नहीं होती जितनी पीएचडी स्कॉलर्स या फिर जो एचओडीज होते हैं, सीनियर एचओडी, जो जितने अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं। ये विजिटिंग या पेड लेक्चरर्स इतने मास्टर नहीं होते, इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट अगर वीक रह गया तो फिर इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब नहीं अगर आपको सिलेबस या आप वहाँ से कुछ कर ही नहीं रहे हो तो। दूसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी कॉलेज का सिलेबस। हर कॉलेज को अपना सिलेबस कुछ साल बाद अपडेट करते रहना पड़ता है। हाँ, गवर्नमेंट का अगर वहाँ पे चलता है, कॉलेज 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट कॉलेज, नॉर्मल गवर्नमेंट। दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस। तीसरा होता है प्राइवेट। चौथा होता है प्राइवेट ऑटोनॉमस। और पांचवा होता है डीम यूनिवर्सिटी। तो हर कॉलेज के अंदर अपना अलग ही एटमॉस्फेयर है, अपना अलग ही इकोसिस्टम है। हर कॉलेज के रूल्स सेम नहीं होते हैं, ये आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो वो ठीक, वो एक साथ ही हो जाएंगे, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी वो भी डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज होता है, एग्जाम पैटर्न चेंज होता है, पासिंग क्राइटेरिया चेंज होता है। और अगर कॉलेज ऑटोनॉमस है तो उसका यूनिवर्सिटी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं होता 4 साल, तो वो अपने लिए खुद के रूल्स बनाता है। कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड कॉलेज। अगर कोई कॉलेज है जो स्टूडेंट की एक्टिविटीज को वो प्रमोट ही नहीं करता है कुछ, अगर कोई स्टूडेंट का ग्रुप अगर वहाँ से स्टार्टअप करना चाहे, कोई स्टूडेंट का ग्रुप अगर वहाँ पे कुछ सेमिनार अटेंड करवाना चाहे, अगर वो कॉलेज सब कुछ चीजें कर देता है तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रोथ पे वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आपको बाहर से कुछ कोर्सेज करने हैं, एडिटिंग कोर्सेज हो सकते हैं, कोडिंग कोर्सेज हो सकते हैं, कैम कैड हो सकता है, या मैकेनिकल ब्रांच के या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कुछ अदर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो सकते हैं। अगर कॉलेज आपको करने की परमिशन ही नहीं देता है तो आप सोचिए आप वो कॉलेज चूज करके बस रिग्रेट ही करोगे। और लास्ट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कॉलेज तो खड़े कर दिए, बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, लेकिन वहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, आपको सब कुछ वर्चुअली इमेजिन करना पड़ रहा है। आप इंजीनियर बन रहे हो और आपको फर्ज कीजिए कोई मशीन है, आपने उसको सिर्फ फोटो में देखा है, उसका सिर्फ वीडियो यूट्यूब पे देखा है, और टीचर कह रहा है कि आप अज्यूम कर लीजिए ऐसा होता है, उस मशीन के अंदर ऐसा बटन होता है, तो ये तो इक्वल हो गया। तो ये आप 12वीं के बच्चों को सिखाएंगे, जो कि क्लासेस में भी हो रहा था, जो नीट्स जे के क्लासेस में हो रहा था, वही अगर कॉलेज में जाके करना है तो उस बात के लिए आपको एक सेकंड के लिए सोचना पड़ेगा कि ये कॉलेज में क्यों चूज कर रहा हूँ।
तो अगर कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे अच्छी लैब्स है, लैब्स इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर लैबोरेटरीज, लैब इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री लैबोरेटरीज, फिजिक्स लैबोरेटरीज, सिविल के लिए उनकी अलग लैबोरेटरीज होती है, वो सब चीज़ें अगर वो कॉलेज में रन करवाई जाती है, उस कॉलेज के पास एम्पल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो वो बेस्ट रहेगा। हाँ, बेसिक सर, एम आई ऑडिबल अजिंक्य सर? Yes, sir. You can complete turn. हाँ हाँ, तो आगे का फैक्टर होता है प्राइस टेबल। अभी आपके पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई प्राइवेट कॉलेज का कैसा होता है, उन्होंने पैसा कमाने के लिए कॉलेज बनाया है, नो डाउट पैसा कमाने में मेरा कोई मतलब ऐसा कहना नहीं है कि नहीं कमाए, वो उन्होंने कॉलेज खोला ही उसके लिए, लेकिन वो दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। जैसे कि अगर वो कहता है कि मेरी 60,000 रुपीज फी है, तो उसके साथ उसने कुछ हिडन फीस ऐड की होती है, जैसे कि वो हर साल आपसे एग्जाम के लिए कुछ अलग पैसे लेगा, आपको कुछ पेनल्टी बोल के कुछ अलग पैसे लेगा, आपको हॉस्टल कंपलसरी करके कुछ अलग पैसे लेगा, मेस कंपलसरी करेगा, कॉलेज की जिम कंपलसरी करेगा, कॉलेज की लेबोरेटरी आप यूज करो ना करो, कॉलेज का वाईफाई यूज करो ना करो, वो यूज क्या, वो रन भी नहीं होता कभी कभी, लेकिन आपको वाईफाई के पैसे फीस के साथ देने पड़ते हैं। वो हिडन फीस के नाम पे आपके कॉलेज आपसे बहुत पैसे निकालता है। तो ख्याल रखिए, कॉलेज के बारे में पहले जानकारी लीजिए कि कॉलेज में कुछ ऐसा कल्चर है क्या जहाँ हिडन फीस बहुत ज्यादा भरनी पड़ती है। मतलब 60,000 फी रही तो हिडन फीस 30,000 तक चली जाती, मतलब पूरा टोटल बजट 90,000 तक चले जाता। मैं बस बता रहा हूँ 60,000 किसी कॉलेज की फी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा मतलब फीस अच्छी खासी रहती है कॉलेज। दूसरा होता है हॉस्टल चार्जेस, मैंने वही बताया। कुछ कॉलेज कहते हैं हमारे पास हॉस्टल है तो आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना है नहीं लेना है वो हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, आपको हॉस्टल की फी भरनी पड़ेगी। दूसरी बात, स्कॉलरशिप ऑफर्ड। कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट स्कॉलरशिप को भी मोटिवेट, और दूसरी बात कॉलेज करते हैं, जैसे कि गर्ल्स कैंडिडेट अगर हो तो उसके लिए सीमेन स्कॉलरशिप है, बॉयज कैंडिडेट के लिए हो तो उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप होते हैं जो आपके मेरिट बेसिस पे, जो कुछ सोसाइटी के अच्छे लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए कुछ फोरम्स बनाए हैं, उनसे स्कॉलरशिप लेके आपको दिलवाना ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज उस चीज को एंटरटेन करते हैं, कुछ बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, कुछ तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आपको नहीं देते हैं, ये फैक्ट है। अब अपने सीनियर से आप कुछ कॉलेज के नेम में काउंट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ कॉलेज में ये होता है, तो आपको प्राइस फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा कॉलेज सिलेक्शन करते वक्त। नेक्स्ट होता है कॉलेज की पॉपुलैरिटी किस चीज पे बेस होती है। तो अगर आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ये एक इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है, तो उसमें आपको करनी पड़ेगी इंटर्नशिप, जो होती है आपकी थर्ड और आपकी 7th और 8th सेमेस्टर में। अगर आपका कॉलेज उस चीज़ के लिए अलो ही नहीं करता, अगर वो आपको इंटर्नशिप करने के लिए कॉलेज से छुट्टी नहीं दे रहा है 1 महीने की, 15 डेज की, 45 डेज की, तो आप इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे, तो आपकी प्लेसमेंट के लिए बहुत दिक्कत जाएंगी। प्लेसमेंट के लिए फ्रेशर्स को जो प्लेसमेंट मिलती है वो कम पैकेज की इसीलिए मिलती है क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स में और इंटर्नशिप में वर्क नहीं करते, उनके पास एक्सपीरियंस के नाम पे बस एक, उसके पास रेज्यूमे के नाम पे बस एक डिग्री होती है, एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं होती, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें नहीं की होती, इसलिए उनको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम जाती है। तो अगर आपका कॉलेज आपको इंटर्नशिप के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो आप वो कॉलेज के लिए जाइए। दूसरी चीज़ होती है प्लेसिंग कंपनीज और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसमेंट। कोई कॉलेज बहुत कहते हैं कि हमारे पास 500 कंपनीज आती है, लेकिन 500 में से अगर 50 कंपनीज भी आपको प्लेसमेंट ही नहीं दे रही है, बस आ रही है, इंटरव्यूज ले रही है, नो वन इज सिलेक्टेड, या तो फिर 1-2 साल में या पूरे 5-6 ब्रांच में से अगर 2 बच्चे उठा रही है प्लेसमेंट के लिए, और वो भी प्लेसमेंट कितनी स्ट्रांग दे रही है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेसमेंट और बल्क ऑफ प्लेसमेंट, मतलब अगर प्लेसमेंट 1.5 लाख की है तो उसे प्लेसमेंट ही नहीं बोला जाता, और प्लेसमेंट 2 बच्चों की है तो फिर भी उसको प्लेसमेंट नहीं बोला जाता। अगर मॉक में 10, 15, 20, 50 स्टूडेंट अगर एक कंपनी ले रही है और अच्छी प्लेसमेंट दे रही है तो उसको स्ट्रेंथ ऑफ प्लेसमेंट कहा जाता है, बल्क ऑफ प्लेसमेंट कहा जाता है, वो बहुत कम कॉलेज में पाई जाती है। और फोर्थ चीज़ है कि ऑफर्ड मास्टर कोर्सेज, मैंने पहले ही बताया, अगर कॉलेज में मास्टर कोर्सेज अवेलेबल है तो आपको इंजीनियरिंग के बाद जॉब लेनी है, इंजीनियरिंग के बाद MBA करना है, M.Tech करना है, M.Tech किस फील्ड में करना है, इस बात को ढूंढने के लिए आपको कॉलेज के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके कॉलेज में ही आपको ऐसा नर्चर मिलेगा, वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि आप वही से सिलेक्ट कर पाओगे कि मुझे कौन से कोर्स के लिए जाना है। अगर आपके कॉलेज में M.Tech होता है, अगर आपके कॉलेज में MS होता है, अगर आपके कॉलेज में PhD होती है, तो आप उन कोर्सेज को वही से जा सकते हो, या आपको एक मोटिवेशन रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ये चीज़ होती क्या है M.Tech। नहीं तो बाद में आपको फिर सोचना पड़ेगा कि MBA करूँ कि M.Tech करूँ, या ये चीज़ें बाद में होती है, लेकिन उसका रिग्रेट रहता है कि ये कॉलेज क्यों चूज किया मैंने। तो आपको अभी से उस चीज़ के लिए मैं अवेयर कर रहा हूँ।
सो इन सब चीज़ों को अगर आप बैठ के सोचेंगे या फिर आप यहाँ से आज से भी आप स्टार्ट करेंगे इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन निकालना, तो आपको 4 कॉलेज की इंफॉर्मेशन निकालने में 8 दिन लग जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मेरे पास जो टीम है 25 लोगों की टीम है, ये 25 कुछ नॉर्मल लोग नहीं है, सबके सब इंजीनियर्स है, सबके सब परसुइंग और कुछ कम इंजीनियरिंग जिन्होंने कंप्लीट किए ऐसे लोग हैं जिनको कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी पता है। मैं पिछले 4 साल से 3 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, उसमें से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के हर कॉलेज में, इवन सीओईपी होगा आपका पुणे का, या फिर मुंबई का थाडोमल है, डीजे सांगवी है, उस सब कॉलेज में मेरे जो काउंसलिंग के जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे है, तो मुझे वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट पता है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम जाती है। तो मैं टीम इंजीनियर आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो लिस्ट बनाइएगे। आप बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमसे बना रहे हो तो आपका टाइम और स्ट्रेस दोनों भी बचेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। हमारा मिशन क्या है, हमने ये ग्रुप क्यों शुरू किया था, तो हमने देखा कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, अगर कोई सपोज फर्ज करते हैं कोई कैंडिडेट अमरावती का है या कोई कैंडिडेट नागपुर का है, नागपुर के कैंडिडेट को अगर 74 परसेंटाइल मिलते हैं तो वो क्या करेगा, यार मेरे परसेंटाइल तो बहुत कम है, फ्रेंड के कितने, फ्रेंड के 85 है, मेरे को 74 है, तो वो 74 पे ऐसा कॉलेज ले लेता है कॉलेज का वर्थ 60 परसेंटाइल भी नहीं है, तो 70, तो वो जो 14 परसेंटाइल उसको एक्स्ट्रा मिले थे वो फ्री में मिले थे क्या? नहीं ना, उसके लिए उसके मम्मी पापा ने पैसे खर्चा किए होंगे, उसके लिए उसने भी अपना डेडिकेटेड वर्क दिया होगा। एक मार्क कम मिलता था तो उसको 73 मिलते थे, अगर 73 मिलते थे तो वो एक्सेप्ट करता था कि नहीं उसको 74 मिले है, अगर परसेंटाइल वो 73 एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो कॉलेज वो 60 का एक्सेप्ट कर लिए, कैसे आप स्टूडेंट से मतलब कैसे कह सकते हो कि किसी स्टूडेंट को कि तुमको 74 परसेंटाइल मिले हैं आप 60 परसेंटाइल वाला कॉलेज आप ले लो, ये गलत बात है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिजर्विंग कैंडिडेट को डिजर्विंग सीट मिलनी चाहिए, मेरा कहना है, और इसी मिशन के साथ मैंने कॉलेज ये इंजीनियरिंग ग्रुप स्टार्ट किया है। दूसरी चीज मिसकंसेप्शन कि पूना का कॉलेज लगता ही नहीं, अमरावती से पूना का होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी होता है, उसकी सीट बहुत कम रहती है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा रहती है, अगर कॉलेज मिला तो वहाँ पे अपन को मैनेजमेंट एडमिशन किया तो कितनी फीस भरनी पड़ेगी, कितनी फीस नहीं भरनी पड़ेगी, कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट फीस तो 20 लाख होती है, नहीं हर कॉलेज की मैनेजमेंट फीस 20 लाख नहीं होती है, कुछ रेप्यूटेड हाईली रेप्यूटेड कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे फीस हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कॉलेज में 3 से 4 लाख रुपए से ज़्यादा आपको डोनेशन नहीं भरना पड़ता अगर आपके परसेंटाइल नहीं बन रहे तो। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैनेजमेंट सीट के लिए, या मेरा किसी कॉलेज के साथ कोई टाई अप नहीं है कि कोई कॉलेज मेरे को 2 रुपए देगा कि अगर आपने मेरे को 10 एडमिशन ला के दी तो मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, बिल्कुल नहीं। जब तक स्टूडेंट को जरूरत नहीं है उस चीज़ की कि अभी मैनेजमेंट एडमिशन के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तब तक मैं मैनेजमेंट एडमिशन के लिए किसी स्टूडेंट को नहीं कहता, या किसी स्टूडेंट, हाँ अगर आपको चाहिए तो मैं अपने कॉन्टेक्ट यूज करके किसी अच्छे कॉलेज में आपका कनेक्शन करके दे सकता हूँ, वहाँ पे जाके आप खुद उनसे पूछिए कि कितनी मैनेजमेंट की फीस है, क्या है, आप उनके साथ बार्गेनिंग, आप उनके साथ एडमिशन ले लीजिए, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। और ये भी अगर स्टूडेंट को और पेरेंट को चाहिए तो, अदरवाइज नहीं, मैं नहीं करता मैनेजमेंट के एडमिशन, मैं डोनेशन फ्री एडमिशन पे फोकस करता हूँ और उसी के लिए अपने स्टूडेंट को भी मोटिव करता हूँ। मैंने आज तक 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट के एडमिशन करने में मदद की है और उनकी लिस्ट मैंने खुद बना के दी है 1000 स्टूडेंट की, इसलिए मेरे पास एनालिसिस डेटा का इतना है, जो मैंने आपको बताया जो फैक्टर्स कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट में चाहिए वो सब फैक्टर्स का मेरे पास इंटीग्रेटेड और मेरे पास डिटेल एनालिसिस अवेलेबल है। मेरे टीम ने पिछले से कंटिन्यूअस स्टडी करके वो सब चीज़ बनाई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिस परसेंटाइल पे आप मेरे पास आ रहे हो, अगर उस परसेंटाइल पे दूसरे स्टूडेंट को आपसे अच्छा कॉलेज लगता है तो मैं काउंसलिंग करना छोड़ दूंगा सर, नहीं लग सकता। मैंने इतना डिटेल एनालिसिस किया है, 0.5 परसेंटाइल का भी चेंज में नहीं आने देता अगर आपकी सीट में आपकी लिस्ट में बना के देता हूँ तो। मेरे पास 300 से ज़्यादा जो महाराष्ट्र के रेप्यूटेड कॉलेज है, कुछ कॉलेज तो ऐसे है कि जिनको कॉलेज कहना भी गलत बात है, वो कॉलेज ही नहीं है, बस बिल्डिंग बना के रखी है, वहाँ पे इंजीनियरिंग ही नहीं होती है, डिग्री तो आपको खरीद के भी मिल जाएंगी, फिर कहते रहना कि इंजीनियर बेरोजगार होते हैं। तो 300 से ज़्यादा ऐसे कॉलेज है जिनके पास, जिनका डिटेल एनालिसिस मेरे पास है, जिनमें कौन सी कंपनी जाती है, कितनी प्लेसमेंट होती है, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच कितनी स्ट्रांग है, हर कॉलेज हर ब्रांच के लिए जाना जाता है। कुछ कॉलेज जैसे एसपी कॉलेज होगा, वो कॉलेज की मैकेनिकल ब्रांच बहुत अच्छी है, पीआईसीटी कॉलेज होगा उसकी कंप्यूटर ब्रांच बहुत अच्छी है,
कोई और कॉलेज होगा कराड़ का, उसकी आईटी ब्रांच बहुत अच्छी है। तो हर कॉलेज अपनी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए, जैसे आईसीटी मुंबई कॉलेज की केमिकल ब्रांच बहुत अच्छी है जो बाकी के कॉलेज में इतनी अच्छी नहीं है, एलआईटी नागपुर की केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। तो आप किसी एक ब्रांच के लिए ही फोकस करिए, ये भी गलत बात है। आपके लिए जो सूटेबल लग रहा है, हाँ आप कहेंगे सर हम इंजीनियरिंग करके नहीं आए हैं, तो हम कैसे सिलेक्ट करें ब्रांच कौन सी जाए? हम तो यही देखेंगे ना जिस ब्रांच को अच्छा पैकेज मिल रहा है उधर जाएंगे। नहीं, आप जॉब प्रोफाइल देखिए। इंजीनियर बनने के बाद आपको जो जॉब करना पड़ेगा, अगर आप सिविल में करते हो तो आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप फील्ड वर्क में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको थ्रिल काम करना है तो आप सिविल के लिए जा सकते हो, मैकेनिकल के लिए जा सकते हो। आपको लैबोरेटरी वर्क पसंद है तो आप केमिस्ट्री के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल के लिए जा सकते हो, आप पेट्रोलियम के लिए जा सकते हो। अगर आपको लैपटॉप बेस्ड वर्क पसंद है, वर्चुअल पसंद है, आपको वर्क फ्रॉम होम करने में ज्यादा अच्छा है, तो आप सीएस के लिए जाओ, आईटी के लिए जाओ। आपको इलेक्ट्रिकल वर्क अच्छा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में आपकी इंटरेस्ट है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल सब ब्रांचेस में करियर है। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। हम दुनिया की सर्वोच्च जगह हमेशा खाली ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलवेज कोई तो भी बेटर आता है। तो अगर आप अपनी ब्रांच में अच्छी तरीके से जाएंगे, आपको जो ब्रांच चाहिए आप उसके हिसाब से कॉलेज लेंगे। मतलब अगर किसी को सिविल अच्छा चाहिए और वो पीआईसीटी में ले रहा है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा भाई पीआईसीटी का सिविल, नॉट वर्थ इट। जो अच्छा सिविल के लिए जो रेपुटेड कॉलेज, अगर आप वहां से लेते हैं तो जरूर आपका सिविल में भी अच्छा करियर हो सकता है। ऐसा कुछ, ये सब मिसकंसेप्शन है कि सिविल में करियर नहीं है, मैकेनिकल में करियर नहीं है, बस आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है। नहीं, ये सब मिसकंसेप्शन है। उसी को रिमूव करने के लिए मैंने ग्रुप स्टार्ट किया। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज अनाउंस करने जा रहा हूँ कि पर्सनल काउंसलिंग मतलब वही जो मैंने अब तक आपको फैक्टर्स बताए, जो मैंने अब तक आपको कॉलेज की रियलिटी बताई, उन सबको स्टडी करने के बाद, उन सबको 2 इयर्स का उन पे स्टडी और उनको फोकस करने के बाद हमने एक एनालिसिस, हमने एक डेटाबेस तैयार किया है, जिसके बेस पे हम आपके लिए, आपकी कैटेगरी, आपकी चॉइस ऑफ सिटी, आपके परसेंटेज, आपकी होम यूनिवर्सिटी, आपको जो ब्रांच चाहिए और आपको जिस सिटी में कॉलेज चाहिए, उसके बेसिस पे टारगेट करके हम आपके लिए ऑप्शन फॉर्म जनरेट करके देते हैं। उसी के साथ आप उसमें क्या मिलता है, उसमें मिलता है सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग टीम। सपोर्ट किस चीज के लिए? तो जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ चीजें आपको सिलेक्ट करनी है, या फिर चॉइस फिलिंग के लिए अभी मेरे को फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज मिला है तो ये कॉलेज मैंने फ्रीज करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए, अगले राउंड में मैंने इसके ऊपर कौन सा एडिटिंग ऑप्शन फिल करना चाहिए, या फिर कॉलेज में जाने के बाद भी अगर स्कॉलरशिप अप्रूवल तक, कोई कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप अप्रूवल नहीं होगा तो आपको 100% फीस भरनी पड़ेगी। 100% फीस मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। अगर वहाँ पे आपका काम 1 लाख में हो रहा है तो आपको ये सपोर्ट 100% लेना चाहिए, मैं ऐसा कहूँगा। तो वहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने से लेकर आपको सारी हेल्प इस सपोर्ट में होती है। और तीसरी चीज मैं इस पर्सनल काउंसलिंग में देता हूँ, जो होता है अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट। हर कैप राउंड होने के बाद में जो बच्चे एडमिशन फ्रीज नहीं करते हैं, उस सीट की उस कॉलेज की वो सीट वैकेंट रहती है। अब आपको वैकेंट लिस्ट चेक करनी पड़ती है हर बार जाके, हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको वैकेंट लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, और वहाँ पे जाके फिर अगले राउंड के लिए आपको दूसरा ऑप्शन फॉर्म बना के वो वैकेंट, अगर आपने अगले राउंड में अगर आपने ऐसे कॉलेज भरे जहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं है तो आपका अपग्रेडेशन होगा नहीं तो आपको जो कॉलेज मिला है वही कॉलेज मिलता रहेगा। आप 1 राउंड कैप राउंड भरिए या 10 कैप राउंड भरिए, मैटर ही नहीं करता अगर आप वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है तो। अगर सेकंड सीट का मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ तो आप अगले राउंड में वो कॉलेज डाल सकते हैं और वहाँ पे आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। और लास्ट थिंग, जो इंस्टीट्यूशनल राउंड या स्पॉट राउंड जिसे कहा जाता है, मतलब थर्ड राउंड के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले ही नहीं रहा है इंजीनियरिंग को, तो वो सीट स्पॉट राउंड के लिए ओपन हो जाती है। उस टाइम पे देखना पड़ता है कि कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, उस टाइम पे देखना पड़ता है कि कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है। स्पॉट राउंड के लिए मैनेजमेंट की ओपन की फीस भरनी नहीं पड़ती। स्पॉट राउंड में भी अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट एडमिशन लेगा तो उसको एससी कैटेगरी की ही सीट भरनी पड़ेगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का उसका जीआर है मेरे पास। सो स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने से आपको फुल फीस भरनी, ये मिसकंसेप्शन है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मिसकंसेप्शन है, इसलिए वो सीट के लिए आपको क्लेम जरूर करना चाहिए। तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इसमें ले दूंगा। पर्सनल काउंसलिंग के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इस सेमिनार के बाद आपके ग्रुप पे ऊपर एक लिंक शेयर होंगी, जिसमें से जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन भरिए, आपकी चॉइस ऑफ सिटी, आपकी कैटेगरी, होम यूनिवर्सिटी, रिक्वायर्ड ब्रांच, ये सब इंफॉर्मेशन हम आपसे लेंगे। आपसे और आपके पेरेंट के साथ हम 1-to-1 टॉक करेंगे कि आप
क्या चाहते हो, आपका गर्ल कैंडिडेट तो देखना पड़ेगा कि हॉस्टलिंग फैसिलिटीज क्या है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग गर्ल्स एनीवे, बट पेरेंट के इमोशंस अटैच होते हैं, तो उसी के साथ बॉयज भी होगा, तो उनके लिए भी बाकी की उनके लिए भी बाकी के सपोर्ट वह उस कॉलेज के पास अवेलेबल है या नहीं, ये सब देख के आपकी इकोनॉमिकल सिर्फ अपलोड करना है और 100% आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपको हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्कैन भी करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। आपके अगर किसी फ्रेंड को ज्वाइन करना है तो नंबर्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, उसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थैंक यू गाइस, ये सब इंफॉर्मेशन टीम इंजीनियर ने कलेक्ट की थी और आपके लिए हमें सेमिनार ले आए थे। अब इसके बाद डाउट सेशन है। हेलो सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, आप डाउट सेशन कंटिन्यू कीजिए। So, guys, you can ask your doubts in section or raise your hand. Our team will ask you doubts and solve this. Hello, one by one. Okay. Yes, Prarthana, your doubt. My gentle request to engineers team members, please resolve the doubts in chat section also. Okay, you can ask your doubt. Sir, is there any criteria about placement in board exam 50 to 60%? एक्चुअली कैसा होता है, कुछ कंपनीज उस चीज को वैल्यू देती है, कुछ कंपनीज उस चीज को वैल्यू नहीं देती है, तो कंपनी पे डिपेंड करेगा, कॉलेज पे नहीं करेगा कि प्लेसमेंट में आपका 12th का परसेंटेज देखते हैं या नहीं देखते। यस सर। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको इंटर्नशिप की ऑफर्स भी देता रहूंगा। मतलब जैसे अजिंक्य सर ने बताया, हम सिर्फ काउंसलिंग नहीं करवाते, हम पूरे इंजीनियर्स की पूरी इंजीनियरिंग होने तक उनके से प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं। तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से लेके जॉब वैकेंसी तक के सब उसका हेल्प हो जाएगा। डोंट वरी, उस चीज को बहुत टाइम है अभी। हाँ। सिद्धांत सुराना। सर आप हमें कॉलेज बना के देंगे क्या? हाँ, मैं कॉलेज बना के दूंगा पर्सनल काउंसलिंग में। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसकी फीस रहेंगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ओके। गीतांजलि चौरागढ़ी, लेफ्ट मत कीजिए, वेट कीजिए थोड़ा सा, सबको चांस मिलेगा। यस मैम। Sir, will you please explain the difference between freeze and flow? सॉरी, पार्डन, फिर से बताइए आप क्या कह रही थी, किस चीज के बारे में डिफरेंस? Sir, freeze and float. फ्रीज एंड फ्लोट। अच्छा, अगर आप कैप राउंड भरते हो किसी फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस में और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप इस कॉलेज से सेटिस्फाई हो क्या। अगर आपको वही कॉलेज चाहिए था, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया है या डिजर्विंग कॉलेज मिल गया है, तो आप उस कॉलेज को फ्रीज करके वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको फ्लोट करना है, मतलब आपको वो सीट नहीं चाहिए, आप फिर से दूसरा फॉर्म भरना चाहते हो और दूसरा प्रेफरेंस चेक करना चाहते हो, तो आप फ्लोट कीजिए। अब वो जब कंडीशन आएंगे तब मैं आपको उसके लिए फिर से सेमिनार लूंगा, टाइम टू टाइम आपके सेमिनार होते रहेंगे। नेक्स्ट निखिल पवार। नथिंग सर। ओके, आदित्य पवार। जिनको डाउट है वो अपना हैंड रेज कीजिए। Hello, sir. हाँ। Sir, actually, I got 55 percentile and I want a computer science branch. Okay. Will I get? So, yes, absolutely. But sir, I have some doubts About? related to my percentile because, but I am category students also. हाँ, तो मैंने कुछ
कहा इस बारे में। आपको 55 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस चाहिए, मैं आपके साथ बात करूंगा किस सिटी में चाहिए, कौन से कॉलेज में चाहिए, आपकी इनकम कैपेसिटी क्या है उससे। तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो वो चीज आपके साथ हम बोलेंगे और आपको मिल जाएगा कॉलेज, मैं बना के दूंगा आपके लिए लिस्ट। थैंक यू सर। यस, स्टे सर मेरा एक डाउट था, लास्ट डाउट, कि हाँ। एक्चुअली ना मेरी कास्ट वैलिडिटी के लिए इशू हो रहा था और आई हैव अ जस्ट रिसीट, सो मे आई गेट एडमिशन? अगर आपकी कास्ट वैलिडिटी नहीं आती है, फैसिलिटीज एफसी सेंटर जाने तक, तो आप ओपन में कन्वर्ट हो जाओगे, आपके एडमिशन पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ओपन से एडमिशन मिलेगा। अच्छा, तो सर ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है क्या? हाँ, यस, यू हैव टू। हाँ, नेक्स्ट सिद्धांत सुराना। सर वो फ्रंट में फीस और मतलब मैंने फर्स्ट पे जो रेफरेंस में कॉलेज डाला है वही लेना पड़ेगा क्या, अगर उधर नंबर लगा तो फ्लोट कर सकते हो ना। और अगर लिस्ट मैं बना के देता हूँ तो मैं गारंटी देता हूँ कि पहले 5 कॉलेज आपको नहीं लगेंगे, मैं उसी के लिए 5 कॉलेज डालता हूँ पहले ऊपर। सर वो कंपल्सरी है क्या, अगर 5 मतलब फर्स्ट में इंटरेस्ट तो सिस्टम का अगर एरर है तो अपन भी उसमें से कुछ निकाल सकते हैं ना, उसके में से वे। अगर आपको 96% है तो मैं पहले 5 प्रेफरेंस सीओई पे डालूंगा, तो सीओई तो नहीं लगेगा 96 पे, तो आपको ऑटोमेटिक आप आ जाएगा उसके अंदर। यस सर। एक्सक्यूज मी, तो जो डाउट था पिछला वाला, मैं उसे एक रिजॉल्व करना चाहूंगा। कैसा है कि आपको अगर पहला प्रेफरेंस आपको लगता है तो वो ऑटो फ्रीज होता है। ऑटो फ्रीज मतलब आपको सीओपी चाहिए था, हम सीओपी सीएस नंबर 1 पर डालते हैं। अगर आपको सीओपी सीएस चाहिए और लगता है तो क्या आप नहीं लेंगे उसे? ऑफकोर्स लेने ही वाले हो, दूसरे दिन जाके आप पुणे में जाके एडमिशन करोगे। तो बेटर है कि कैसा है कि आपको सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन अगर लगता है तो ही ऑटो फ्रीज होता है। अगर दूसरा ऑप्शन भी लगता है तो आपके लिए फ्लोट का ऑप्शन और फ्रीज का ऑप्शन दोनों भी अवेलेबल रहते हैं। क्लियर? ओके, प्रार्थना। सर एक्चुअली जो गर्ल्स के लिए कोटा होता है उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्म भरने पड़ते हैं? नहीं, डायरेक्ट ऑटोमेटिक वो सिस्टम जनरेटेड होता है, नो डाउट। और सर मतलब कैप राउंड में जैसे आपने बोला जो फर्स्ट अभी हम भरेंगे जो कॉलेज डालेंगे वो अगर लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, तो हम उससे फिर चेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं ना, तो फिर ऐसे 5 कॉलेज पहले लिस्ट नंबर पे डालिए जो आपको लग ही नहीं सकते मैम। ओके सर, थैंक यू। तो लगेगा तो 6 नंबर का कॉलेज लगेगा, 6 नंबर पे हम चेंज कर सकते हैं। यस निर्मला मेल मैम, आपकी तरफ आ रहा हूँ। निर्जला। हेलो सर, आई हैव मतलब मुझे सिर्फ 39% है, लेकिन मुझे सीएस मिल सकता है क्या? 39% है सीएस अमरावती में? यस मैम, मैं दूंगा आपको सीएस 39। यस पॉसिबल, यस आई कैन। सिपना मेघे पोटे मिल सकता है, तीनों में से कोई भी मिल सकता है, नो टेंशन। मिल सकता है क्या सर? हाँ, यस यस सर मुझे लगा कि मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर वहाँ पे पूछताछ करने का सोचे थी। निर्जला, जस्ट अ मिनट, आपको हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। जस्ट कैसा है कि आपकी जो परसेंटाइल्स है वो सीएस आईटी क्या है वो हम आपको सेमिनार के बाद बता सकते हैं। कैसे कि सेमिनार में बाकी के जो डाउट्स है वो भी क्लियर करेंगे। जो आप मुझे मैसेज करिए या सौरभ सर को मैसेज करिए, हम आपको 100% आपका डाउट सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। ये जो बाहर की यूनिवर्सिटीज रहती है, जैसे हम अमरावती से हैं, तो इफ आई वांट कॉलेज इन मुंबई, तो फिर वो बाहर की यूनिवर्सिटीज होती है, उसके लिए हमें जो डिफरेंट कोटा होता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? कुछ नहीं प्रोसेस होता है, आपको बस कैप राउंड में वो यूनिवर्सिटी डालनी है। लेकिन कैसा होता है, आपको कैप राउंड में आप यूनिवर्सिटी भरते हो तो अमरावती से पुणे जाने वाले स्टूडेंट की काउंट बहुत ज्यादा होती है। सबको अमरावती में के पुणे चाहिए होता है, लेकिन पुणे के बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जिनको अमरावती चाहिए होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पुणे से कोई एडमिशन अमरावती पे आता है तो कम परसेंटाइल में मिल जाता है। लेकिन बाहर से जाने वाले अगर अच्छी सिटी है तो वहाँ पे परसेंटाइल बढ़ जाता है अदर यूनिवर्सिटी का, तो वो चीज आपको फायदा सर मतलब नवी मुंबई में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे 8% के अराउंड मिल जाएगा सीएस? 8%? 82। हाँ, आपको मिल जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा। ओके। देखिए पुणे में कैसा होता है कि जस्ट एक क्लियर करूंगा आपको सबके लिए डाउट्स होता है।
आपके लिए रैंक लिस्ट जब लगती है तो स्पेसिफिक फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है उसमें आपके रैंक्स बनते हैं, जिसमें आपका एक स्टेट रैंक, जिसमें यूनिवर्सिटी रैंक, जब आप अदर यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हो तब आपका रैंक दिखा जाता है, वो होता है स्टेट रैंक। तो जब आप पुणे के लिए, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके लिए जो रैंक मैटर करेगा वो आपका यूनिवर्सिटी रैंक नहीं तो स्टेट रैंक मैटर करेगा, क्योंकि बाकी आपके सामने जो साथ में उस पर्टिकुलर सीट के लिए अप्रोच कर रहे कैंडिडेट्स, उनके मतलब उनके कंपैरिजन में आपका वो नंबर रैंक गिना जाएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए पर्सनल काउंसलिंग के लिए, ताकि हम आपकी लिस्ट तैयार करना स्टार्ट कर दें। अगर एक बार बहुत सारे आ जाते हैं मेरे पास रजिस्ट्रेशन, तो फिर हो सकता है आपकी लिस्ट थोड़ी लेट बने, तो फिर वो तब आपको वापस स्ट्रेस फॉलो करना पड़ सकता है। तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम स्टार्ट कर दें आपके लिस्ट पे और आपके एडमिशन पे वर्क करें। यस प्रणव, महाजन। सिद्धांत सुराना, आपको कुछ कहना है? सर पर्सनल काउंसलिंग की फीस क्या होगी? 500 रुपीज। ओके सर। which is less than 2 mobile recharge. तो बेसिकली कैसा है कि जब आप YouTube देख रहे हो, आप बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत से लोग YouTube चैनल से फॉलो करते हो। जिस लोगों से आप फॉलो करते हो वही लोग मिलके और हम साथ में काम करते, साथ में काउंसलिंग करते। किसी ने 2000 में जो ऑन किया है, किसी ने 1000 रुपीज में ऑन किया है, और हमने कम पैसों में ऑन किया। साथ में काम करते हैं, जैसे कि नाम लेना चाहेंगे जो हमारे गाइडेंस है, जो कि सह्याद्री ट्यूटोरियल्स चैनल के सर है, महेश सर। अब वो हमारे साथ काम करते हैं। अगर आगे जाके आपका सेशन वगैरह हो सकते हैं, तो बेसिकली क्या है कि सिर्फ कम इसमें ज्यादा क्वालिटी देने के लिए हमारा एक ही टारगेट है कि कम में आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। ये जो आपके जो कम 500 जो हमने रखी है प्राइस, वो आपके लिए जो काम कर रहे हैं, जो डेटा एनालिसिस टीम है, जो जिन्हें हमें हायर करना पड़ता है, जो डेटा कलेक्ट करती है, जो पर्सनली कॉलेजेस को विजिट करती है, वहां पे आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करती है, उसके लिए है। ये हमारे लिए कोई भी मतलब सब लोग यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट्स है, आइदर वो अच्छे कॉलेजेस में है, तो उन्हें पैसे की नीड नहीं है, या जो इंजीनियर्स है हमारे ऑलरेडी किसी ना किसी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में प्लेस हुए बंदे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली उन्हें, और जो उनकी जो प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा है, सो उन्हें ये आपके 500 रुपीज की नहीं, तो जो हमारी टीम में काम करती है आपके लिए, उसके लिए पैसे ले रहे हैं हम। और आपके मैसेजेस वगैरह रिप्लाई करते हैं वो भी हमारी टीम है, तो बेसिकली इसके लिए चार्ज कर रहे हैं हम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 60% है पुणे में सीएस और आईटी लिस्ट ओपन कैटेगरी। यस पॉसिबल है। यस 68 ना? नहीं कि 60। हाँ हो जाएगा। हर्षल जाड़े। देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन है कि क्या हो पाएगा सर, क्या हो पाएगा, हम सॉल्व करेंगे आपके पर्सनल काउंसलिंग में, तो आपको इससे डिटेल्स देंगे हम आपको। मैंने 7 परसेंटाइल पे सिंहगढ़ का ENTC लगा के दिया है कैप राउंड से, बिना डोनेशन एडमिशन लेने में मैं यकीन रखता हूँ, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको एडमिशन दूंगा बिना डोनेशन। हेलो सर, 89 परसेंटाइल पे सिंहगढ़ पुणे का CS या तो IT मिलेगा क्या? यस, भाई सिंहगढ़ क्यों जाना है सर, सिंहगढ़ क्यों जाना है? वही तो उससे बेटर कॉलेज में दूंगा खुद आपको। लोनावला का आपको अच्छा है लिस्ट ना? दूंगा सर, अभी उसके ऊपर बात नहीं करते। अच्छा ठीक है सर। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आज ही या कल में, ताकि मैं सिंहगढ़ का कट ऑफ कितना है CS का? सर वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं ना। कैसा है कि ये इंफॉर्मेशन अभी देते तो बाकी के डाउट सॉल्व नहीं हो पाएगी, सॉरी फॉर दैट, बट नहीं हो पाएगा। निर्जला मिटे। यस सर। आपका डाउट है? नहीं सर, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है ये काउंसलिंग का? व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो आप। हाँ सर, वहाँ पे तो वहाँ पे लिंक आ जाएगा, आपको वो लिंक भर के फॉर्म भरना है,
एक पेमेंट आएगा, आपको 500 रुपीज पे करने हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमारी टीम आपको कॉल करेगी। ठीक है सर। आदित्य पवार। सर बीटेक सीएस के लिए फीस कितनी होती है अराउंड, एससी कैटेगरी के लिए? एससी कैटेगरी 5000 के अंदर कोई भी कॉलेज दे लो। बेसिक हाँ, एससी कैटेगरी लिए कमी होती है और हर कॉलेज से डिफर करती है। 5000 से 10,000 मोस्टली। आप सबसे बेस्ट कॉलेज जो है अपने डीजे सोमा है जैसे कॉलेज। हाँ, 10,000 के बिकॉज कंसिडर मैंने कुछ कॉलेज में इंक्वायरी की अंधेरी और मुलुंड में, तो वहाँ मुझे 50K बता रहे हैं। 50K नहीं, आपको कुछ कॉलेज में फ्री में भी एडमिशन हो सकता है, या फिर कुछ कॉलेज ऐसे भी है कि जो आपको पैसे देंगे अगर आप वहाँ पे एडमिशन लोगे, मतलब स्कॉलरशिप मिलेंगे आपको फी से ज्यादा। सो सर मैं अगर काउंसलिंग के लिए करूंगा रजिस्ट्रेशन, तो मुझे वो कॉलेज की भी लिस्ट मिलेगी क्या? ऑफ कोर्स 100%। आपके सभी डाउट, मतलब आप जितने भी डाउट्स आपको आते हैं ना, वो के लिए पेड काउंसलिंग में हमारी स्पेशल टीम होती है। फ्री में तो हम आपके हर डाउट कर पाते हैं क्योंकि हम सब वर्क करते हैं। हमें सब वर्क संभाल के भी आपको डाउट कॉल करना है, आपके मैसेजेस को रिप्लाई करना होता है। लेकिन वहाँ पे एक स्पेसिफिक टीम होती है जो कि आपको सिर्फ आपको ही जो पेड काउंसलिंग है कैंडिडेट्स है उनको ही हेल्प करती है। तो बेसिकली आप निश्चित रहिए। सर तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के थ्रू आपको एक ये लिंक मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना आप। हाँ सर। हाँ, वही पे लिंक आ जाएंगे, आप उस लिंक में से फॉर्म भर दीजिए। बट जल्दी भरेंगे तो आपको जल्दी लिस्ट मिलेगा, नहीं तो आपको फिर क्यू में वेट करना पड़ेगा बाकियों का होने तक। हाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सर अगर मैंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है, हाँ, और मैंने कैप राउंड में पार्टिसिपेट किया और मुझे ऐसा कॉलेज मिल रहा है जिसका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा है और ओपन का कम, मैं ओपन कैटेगरी हूँ पर्सनली, तो इस ईडब्ल्यूएस या ओपन आपकी चॉइस कंसीडर की जाएगी सर। आप ना लिस्ट में पहले नंबर पे जो कॉलेज आता है जहाँ पे आपको एडमिशन हो रहा है, आइदर ओपन से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, आपको वो कॉलेज मिलेगा और आपको फीस ईडब्ल्यूएस की लगेगी। और ओपन सीट भी अगर आपको मिलता है तो अगर आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया है। जस्ट मिनट 1 मिनट, एक्सक्यूज मी सर। ओके, जो आपके ईडब्ल्यूएस का क्वेश्चन था उसको मैं फिर से एक बार सॉल्व करना चाहूँगा। मतलब मेरे एंड से कैसा है कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट, अगर आपके कॉलेज में 60 टोटल 60 नंबर्स ऑफ सीट है तो उसमें 6 जो सीट होती है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व होती है। अगर वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए 6 जो सीट्स में अलॉट होता है तो उसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मतलब ईडब्ल्यूएस का पूरी तरह फायदा होता है। अगर वो ओपन के लिए होता है तो उन्हें ओपन की फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का एक दो उनके और जो क्राइटेरियाज है जो कि हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे, फुलफिल होते हैं तब आप ओपन की सीट भी अलॉट होती है तो आपको फीस में कशन मिलता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स रिजर्व होती है हर कॉलेज में। सर 89 परसेंटाइल पे टीएफडब्ल्यूएस मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से, हाँ वो अगर दिक्कत आती है प्रेफरेंस लिस्ट में वो सीक्वेंस वाइज लगाना होता है ना। हाँ अगर दिक्कत आती है तो सौरव सर से कांटेक्ट करिए, सौरव सर आपको लिस्ट बना के देंगे। यस श्योर, आई विल। मैं क्या कहता हूँ, सबके डाउट होने दीजिए क्योंकि अभी टाइम भी कम बचा है, बहुत मतलब लेट हो रहा है, तो इसलिए आप कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कीजिए। हेलो मेरा सर। नंबर है। यस हाँ बोलिए। सर मेरा डाउट था कि जो स्पॉट राउंड है और जो इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड है वो उनकी कितनी सीट्स रहती है और मतलब उनकी सीट कितनी बचेंगी ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट ने वहाँ पे किया कैप राउंड पे अलॉटमेंट होने के बाद भी। कंपलसरी क्या? और वो हर कॉलेज का मिनिमम रहता है कुछ की? नहीं ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जेई एडवांस भी देके रखते हैं, जेई मेंस भी देके रखते हैं और सीईटी भी उनका स्कोर अच्छा रहता है तो उसको उससे अच्छे कॉलेज में जेई से मिलता है तो वो सीईटी की सीट छोड़ देते हैं। तो जो अच्छे कॉलेज होते हैं वहाँ पे सीट ज्यादा रहती है, ये हमारा हर साल का एक्सपीरियंस है। मतलब आपको समझ मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ तो मतलब जो हर कॉलेज अच्छा में कॉलेज रहेगा, हाँ
नहीं जरूरी नहीं हर कॉलेज में रहेगा, लेकिन जो बेस्ट कॉलेज होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट भी तो बेस्ट जाते हैं। हाँ मतलब अगर क्योंकि उसको जेई के उस थ्रू अगर अच्छा हाँ मिल तो अगर उसको जेई के थ्रू और अच्छा मिल रहा है तो वो ये सीट आराम से छोड़ देता है, तो वो सीट हाँ बाद में खाली होती है सर थर्ड राउंड के बाद। सर ये कैसे पता चलेगा कि मतलब जो मैं उसकी अनाउंसमेंट करूंगा ग्रुप पे कि जो जो पर्सनल सीट्स काउंसलिंग कितने लेंगे उनको बाकी है, सीट्स मैं वो कितनी सब बाकी है चीजें सर? वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। ओके हाँ। ठीक नेक्स्ट शंतनु मापरे, यू हैव एनी डाउट? क्लियर्ड। ओके, निर्मला मेटे मैम आप हैंड रेज किया है इसलिए। जिस किसी को डाउट हो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। आधार कार्ड अपडेटेड कंपलसरी चाहिए क्या? हो 100%, 200% आधार कार्ड अपडेट चाहिए आपका। उसको बैंक के साथ, पैन कार्ड के साथ, मोबाइल के साथ कनेक्ट होना ही चाहिए। रागिनी चौधरी फास्ट। सर स्पॉट राउंड में हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हमें ब्रांच मिलती है क्या? हाँ, ब्रांच नहीं, ब्रांच भी आपको डालनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको डाल के दूंगा जो आपको ब्रांच चाहिए उसमें। ओके सर। हाँ, मैं जो आपको लिस्ट बना के दूंगा, आपको जाके जस्ट वो लिस्ट अपलोड करनी है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सर अगर मतलब कॉलेज नहीं मिला कैप राउंड के थ्रू तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता अगर आप अच्छे से कॉलेज भरते हैं तो। मतलब मिलता ही, मतलब ऐसा हो सकता है कि अब आप किसी को नहीं मिलेगा या फिर हाँ, हो सकता मिलता है। ही अगर होगा ना अगर कोई? अगर 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 स्टूडेंट को परसेंटाइल 50 है, अगर वो सबके सब कॉलेज 80 परसेंटाइल वाले भरेगा तो उसको लास्ट राउंड तक कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको आपके परसेंटाइल और कॉलेज के कट ऑफ, ये दोनों चीजें मैच करके कॉलेज भरनी पड़ती है। सर मतलब इसी के लिए क्या फीस रहेगी अमरावती में? किस चीज की? कॉलेज की फीस हाँ कॉलेज की सीएस के लिए। डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। गवर्नमेंट में जाते हो तो आपको 35,000 रुपए लगेंगे। ओल्ड रामनगर में, न्यू रामनगर में जाते हो तो आपको 60 से 70,000 रुपए लगेंगे। पोटे कॉलेज में जाते हो तो आपको 70,000 रुपए लगेंगे। डिपेंड करता है। माइक ऑफ सर सर हेलो प्रार्थना मैम, आपका साउंड प्रॉब्लम कर रहा है। सर सर आई हैव अ डाउट। यस। वो पैन कार्ड है क्या? पैन कार्ड? हाँ, पैन कार्ड नेसेसरी है क्योंकि आपका इनकम सर्टिफिकेट वही से क्रॉस चेक किया जाएगा। अच्छा। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, मम्मी और पापा दोनों का। ओके, पापा का नहीं, अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनकम सर्टिफिकेट अगर वैलिड डेट का भी इस साल से चलने वाला है तो पैन कार्ड नेसेसरी नहीं है इस साल से, नए अपडेटेड रूल्स के अनुसार सर। सर मेरे पास मतलब फादर का इनकम सर्टिफिकेट है और पेरेंट्स के पैन कार्ड है, मेरा अभी तक नहीं आया। ठीक है ना, तो चल जाएगा क्योंकि अभी मेरा 18 हुआ है। सो यस, आप आर्यन पच्चीकर सर से बात कर लीजिए, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करके दे देंगे। ठीक है। सिद्धांत सुराना। सर मुझे एवरेज कॉलेज मिल सकता है क्या पुणे में? अच्छा नहीं तो कितने परसेंट है? मेरे परसेंटाइल 60। 60 मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? एवरेज नहीं, अच्छा अबव एवरेज कॉलेज मिलेगा आपको। सर पैकेज अच्छा होगा वहाँ का और कैंपस हाँ, वगैरह। और इससे आगे भी जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको पैकेज पे फोकस करना है अच्छे से तो आप ब्रांच के साथ या कॉलेज के साथ, मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा, आप मुझे कॉल कीजिए पर्सनली। ठीक है सर, चलेगा। प्रार्थना तंक मैम, आपको कुछ डाउट है? सर मुझे 82.25 परसेंटाइल पे लाइक वीजीटी सांगवी में सीएस ब्रांच का मतलब होप रह सकता है क्या? सॉरी टू से दैट मैम, बट नहीं आपकी कैटेगरी क्या है? ओबीसी आती। नहीं मैम, वीजीटीआई में तो नहीं होगा, वीआईटी में ट्राई कर सकते हैं। सर बट डीजे सांगवी यस कर सकते हैं ट्राई। सीएस आईटी एआई भी चलेगा? एआई भी चलेगा तो फिर चांसेस है। वही आप रजिस्ट्रेशन करिए और अजिंक्य सर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपके लिए लिस्ट बना के देंगे। जी सर। जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट करेगा उसकी लिस्ट फर्स्ट बनेगी, बाकियों की लिस्ट बनने तक वेट करना पड़ेगा। प्रेरणा पाटिल फास्ट लास्ट आउट। प्रतीक डोके उसके सर बाद।
सर लाइक सब लोग टेक ब्रांचेस ले रहे हैं, तो जो कोर ब्रांचेस है सीओएपी और वीजेटीआई में, सो उसका कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो सकता है क्या? लाइक मुझे नहीं मैम, 96.4 है। डिजर्विंग कितने 96.4? हाँ हाँ मैम, चांसेस है, इतने पे चांसेस है, यस हो सकता है। वी विल ट्राई फॉर इट, श्योरली ट्राई फॉर इट। आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। प्रतीक डोके, प्रतीक डोके सर। Sir, without 75% criteria, is there benefit of JEE marks? नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप जेई के मार्क्स सीईटी में ऐड करना चाहते हो तो हाँ कर सकते हो, उसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यस, जेई में से एडमिशन नहीं मिलेगा, सीईटी में करके मिलेगा। Okay, sir. गाइस इट्स टू लेट, अगर कोई जेन्युइन डाउट हो तो ही पूछे, नहीं तो मीटिंग एंड करना चाहता हूँ। प्रतीक डोके फास्ट। प्रेरणा पाटिल, आपको कुछ पूछना है? आर्यन भुना से, बेटा जल्दी पूछो। आर्यन भुना से। सर थोड़ा फास्ट करिए ना, आर्यन थोड़ा फास्ट करिए, टाइम हो रहा है। आर्यन भानु से समथिंग, उसका नेम क्या है? यस भानु से। ओके, प्रार्थना टंक मैम, आपका तो हो गया ना शायद। थैंक यू गाइस, आप लीव कर सकते हो, आपको ग्रुप के ऊपर रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएंगे। Thank you so much guys for joining today's webinar. Hello. From on behalf of yes okay, yes हॅलो. हाँ हा सर, मी पॅरेंट्स बोलत आहे आर्यन भानुसेची. हाँ मॅम बोला। ऍक्च्युली तुम्ही आता जे म्हटलं सीईटी मध्ये जेई चे मार्क्स आपण ऍड करू शकतो, ते कसं काय? आपल्या सर्टिफिकेट लावा लागतं, तिथं ऑप्शन येते आपल्याला, उद्याचे रजिस्ट्रेशन ओपन होईल की नाही मॅम, त्यामध्ये ते तुम्हाला विचारतील तुम्ही जेई साठी अपेअर झाला आहात का, एका जेई साठी झाला का दोन जेई साठी झालात, आणि ते नंतर तुम्हाला म्हणतील जेई झाला असेल तर तुम्ही त्याचं सर्टिफिकेट अपलोड करायचं आहे का, तर करायचं आपण तिथं, त्यांनी आपला प्रिफरन्स वाढतो सॉफ्टवेअर साठी. तर किती % राहते जेई साठी, म्हणजे सीईटी मध्ये ऍड करायसाठी किती पर्सेंट असतं मॅम? जर दोन स्टुडंटला 82 मार्क्स असतील आणि एकाने जेई देऊन जर त्याला जेई मध्ये पण 60 असेल आणि दुसऱ्याने जेई दिलेलं असेल तर ऑफकोर्स जेई सॉफ्टवेअर मध्ये उचलतो. ओके ओके ओके. हां, जर असं मॅम दिलेली आम्ही असेल तर तुम्हाला त्यांनी याबद्दल एक काळजीपूर्वक सांगायचं म्हणजे जेई थ्रू पण कॉलेज लागतं मुलांना. जर तुम्हाला पहिले सॉफ्टवेअर ज्यावेळेस चेक करतं तुमचा सीईटीचा स्कोर बघितला जातो, तुम्हाला सीईटीच्या स्कोरवर तुमचा 3रा नंबरचा प्रेफरन्स लागत असेल आणि जेई स्कोर वरून 2nd नंबरचा प्रेफरन्स लागत असेल, जो हायेस्ट प्रेफरन्स राहतो तो तुम्हाला कॉलेज अलॉट होतो. ओके 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 ओके, थँक्यू. क्वेश्चन प्रतीक. No doubt. प्रतीक ओके 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 डन. थँक्यू सो मच गाईज. आता तुम्हाला कोणताही डाऊट्स असेल तर तुम्ही मला किंवा सौरभ सरांना व्हॉट्सअपवर किंवा उद्यापासून कॉल करून तुम्ही आस्क करू शकता. कॉलचा टायमिंग थोडा प्लीज वर्किंग टाइम मध्ये करू नका, कारण आम्हाला आमचे इंटर्नशिप जॉब्स वगैरे पण आहे, ते कामाला करावं लागतं. सो थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग टुडे सेशन. 5 ते 8 या वेळेत तुम्ही कॉल करू शकता, संध्याकाळी 5 ते 8. ओके ठीक आहे. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग. थँक्यू. यू कॅन लिफ्ट नाउ गिव्ह द